अध्याय 249 दो दुर्जय विशेषज्ञों के बीच टकराव। दूसरे दिन भोर की पहली किरण अभी धरती पर उतरी ही थी कि अनगिनत विद्वान ग्रैंडकिन साम्राज्य के शाही महल के बाहर एकत्र हो गए थे। चौक के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मैदान था। कल ग्रुप से निकले 30 प्रतिभागी मैदान पर खड़े थे। नहीं, यह कहना चाहिए कि 31 प्रतिभागी थे, क्योंकि युआन टोंग भी मैदान पर खड़ा था। अनगिनत शोरगुल भरी आवाजों के बीच ली सी और बाई क्यूई, जिन्होंने सुनहरे कवच पहने थे, अचानक अखाड़े में प्रकट हुए, और उनके प्रकट होते ही आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। ली सी ने अखाड़े के नीचे मुकुट पर नजर डाली, इससे पहले कि उसकी नजर आखिरकार शाही महल की दीवार पर रहने वाली 6 महान शक्तियों के सदस्यों पर पड़ी। उसके बाद उसने कहा, हर कोई आरोही रैंकिंग की लड़ाई बेहद क्रूर होती है, इसलिए चोट और मौत दोनों से बचा नहीं जा सकता। मुझे पता है कि अखाड़े पर ये सभी युवा प्रतिभाशाली लोग आपकी विभिन्न शक्तियों के प्रतिभाशाली हैं, और आप सभी निश्चित रूप से उन्हें अखाड़े में मरते हुए नहीं देखना चाहेंगे। हालांकि मुझे आप सभी को याद दिलाना है कि आरोही रैंकिंग के नियमों को न तोड़ें, अपने शिष्यों को बचाने के लिए मनमाने ढंग से कोई कदम न उठाएं या अन्य प्रतिभागियों पर हमला न करें। अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो मैं ग्रैंडकिन साम्राज्य के नाम पर गारंटी देता हूं कि चाहे वह व्यक्ति किसी भी शक्ति से क्यों न हो, वह व्यक्ति निश्चित रूप से शाही राजधानी छोड़ने में असमर्थ होगा। लीसी की बात सुनकर किंग यूनजी ने ठंडी आवाज में कहा, शाही राजधानी छोड़ने में असमर्थ? ग्रैंडकिन साम्राज्य वास्तव में अधिक से अधिक अभिमानी और दबंग होता जा रहा है। जाहिर है, किंग यूनजी लीसी के धमकी भरे लहजे से बहुत नाराज था। किंग यूनजी, आप और लीसी के बीच कौन अधिक शक्तिशाली है? इस बीच फ्लावर पैलेस से कैफैंग ने अचानक यह सवाल पूछा। किंग यूनजी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, उस व्यक्ति के अलावा एक साथ दायरे में कोई भी व्यक्ति शाही राजधानी के भीतर रहते हुए लीसी की ताकत से मेल नहीं खा सकता। यहां तक कि मैं भी कोई अपवाद नहीं हूं। हालांकि अगर यह शाही राजधानी के बाहर है, जहां उसके पास साम्राज्य के कर्म भाग्य का बढ़ावा नहीं है, तो वह मेरे लिए एक मुकाबला नहीं होगा। कैफैंग ने लीसी की ओर देखा, और फिर उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। यह वैसा ही था जैसा कि किंग यूनजी ने कहा था। लीसी के पास धार्मिकता के शासक दाओ आर्टिफैक्ट था। इसके अलावा उसने धार्मिक ऊर्जा में साधना की और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साम्राज्य के कर्म भाग्य को प्राप्त किया। इसलिए एक साल रियल्म प्रोफॉफल्स का उल्लेख नहीं करना, वह शाही राजधानी में रहते हुए मोनाक रियल्म प्रोफॉफल्स का भी विरोध करने में सक्षम होगा। ग्रैंडकिन साम्राज्य के पास लीसी और बाई क्यू जैसे असाधारण विशेषज्ञ हैं, और इसके पास 4 दिव्य सेनापति और 8 ग्रैंड मार्क्वेस भी हैं। इसके अलावा इसके पास वे रहस्यमयी सेनाएं हैं जो इन विशेषज्ञों के नियंत्रण में हैं। अगर साम्राज्य के पास बचाव के लिए कोई दुर्जय दुश्मन नहीं होता, तो शायद अब तक इसने हमारे सभी संप्रदायों के खिलाफ कदम उठा लिया होता। तलवार संप्रदाय के यूहेंग ने अचानक कहा। जब उन्होंने यूहेंग की बात सुनी तो वे सभी चुप हो गए। दक्षिणी क्षेत्र में हालांकि 6 महान शक्तियां और ग्रैंडकिन साम्राज्य सद्भाव में सह अस्तित्व में थे, यह केवल सच ही था। सभी 6 महान शक्तियों को स्पष्ट रूप से पता था कि विशालकाय ग्रैंडकिन साम्राज्य, या अधिक सटीक रूप से संस्थापक सम्राट, हमेशा वही करना चाहता था जो सम्राट जो ने इतने सालों पहले करने का इरादा किया था। साम्राज्य द्वारा कोई कार्रवाई न करने का कारण यह था कि उन सभी के पास एक से अधिक शक्तिशाली शत्रु थे। अखाड़े में सभी नियमों का वर्णन करने के बाद लीसी ने अंत में घोषणा की, हर कोई, रैंकिंग लड़ाई अब शुरू होती है। अपनी बात समाप्त करने के बाद लीसी ने कहा, पहली लड़ाई मूल स्कूल के युआन टोंग और स्वतंत्र साधक ली जिंगे के बीच। जब उन्होंने लीसी की बात सुनी तो भीड़ तुरंत उत्साह से भर गई, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युआन टोंग वास्तव में पहली लड़ाई में लड़ेगा। अखाड़े में ली जिंगे नामक युवक ने लीसी की बात सुनकर पहले तो चौंक गया, फिर उसने एक कड़वी अभिव्यक्ति प्रकट की। चूंकि वह शीर्ष 30 में प्रवेश करने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह मूल रूप से कुछ पदों पर चढ़ने का इरादा रखता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में सबसे राक्षसी प्रतिभा का सामना करेगा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह युआन टोंग का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसके पास युआन टोंग से युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ली जिंगे ने एक गहरी सांस ली और फिर वह युआन टोंग के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी मुट्ठियां थोड़ी सी बंद की और कहा, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। युआन टोंग हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है। पहले हमला करो, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर ली जिंगे की आंखों में क्रोध की एक झलक उभरी। चूंकि वह शीर्ष 30 में प्रवेश करने में सक्षम था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसके पास जबरदस्त ताकत थी। इसलिए जब किसी के पास प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें गर्व भी होता है। अब जब युआन टोंग ने उसके प्रति इतनी अवमानना की, तो वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। कलाई घुमाने पर उसके हाथ में एक नीली तलवार दिखाई दी और फिर उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसमें हिंसक रूप से प्रवाहित हुई।
जैसे जैसे उसकी गहन ऊर्जा तलवार में लगातार प्रवाहित होती गई, तलवार के चारों ओर भौतिक तरंगों की किस्में वास्तव में दिखाई देने लगीं। एक निश्चित समय पर ली जिंगे ने युआन टोंग पर नीले रंग की तलवार से वार किया। स्वर्गीय जल पर्दा। ली जिंगहे की उग्र चीख के साथ ही उसकी नीली तलवार के भीतर से लहरें अचानक उसकी तलवार की नोक से परतों में विस्फोटक रूप से बाहर निकल आईं। हवा में लहरों की ये परतें स्वर्ग और पृथ्वी को ढांक रही थीं और युआन टोंग पर दबाव डाल रही थीं, जो गर्व से वहीं खड़ा था। जैसे ही उसने युआन टोंग को देखा, जो उदासीनता से वहीं खड़ा था, ली जिंगहे की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। स्वर्गीय जल पर्दा एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक थी जिसका उसने लड़ाई के पहले चरण के दौरान कभी उपयोग नहीं किया था। उसने इसे एक ट्रम्प कार्ड के रूप में रखने के लिए ऐसा किया था जो उसे दूसरे चरण में रैंकिंग लड़ाइयों के दौरान एक अच्छी स्थिति हासिल करने की अनुमति देगा। हालांकि उसने कल्पना नहीं की थी कि वह तुरंत युआन टोंग का सामना करेगा, इसलिए उसने अपने सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अब जब उसने देखा कि युआन टोंग उसकी पृथ्वी रैंक तकनीक की ताकत को कम आंक रहा है, तो इससे उसके दिल में आशा की एक किरण जागृत हुई। जैसे ही उसने आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली लहरों को देखा जो उस पर हमला कर रही थीं, युआन टोंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह युद्ध तकनीक बहुत अच्छी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आप इसकी असली ताकत को सामने लाने में असमर्थ रहे। यह आपके पास होने पर काफी बेकार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युआन टोंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। तोड़ो। एक हल्की चीख के साथ युआन टोंग की मुट्ठी से एक तूफान निकला और फिर युआन टोंग के सामने पानी का पर्दा तुरंत बर्फ की तरह फैल गया जो तेल में गिर गया था। आसपास के अनगिनत लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। यह एक अर्थ रैंक तकनीक थी, लेकिन युआन टोंग ने वास्तव में इसे ऐसे ही टुकड़ों में उड़ा दिया। इस समय यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। शुरू से ही उसने युआन टोंग की असली ताकत के बारे में दूसरों से ही सुना था, जबकि उसने युआन टोंग के साथ सिर्फ एक ही वार किया था। इसलिए वह युआन टोंग की ताकत की सटीक सीमा से पूरी तरह अनजान था। लेकिन अब इस अर्थ रैंक तकनीक को युआन टोंग ने एक बेहद आसान मौके से ही नष्ट कर दिया था। ऐसी ताकत को वाकई भयानक कहा जा सकता है। यांग ये के अलावा रैंकिंग लड़ाइयों में भाग लेने वाले अन्य गहन विद्वानों के भाव भी अत्यंत गंभीर थे। इसके अलावा किन योरान, लेंग शिनरान, वेनरेन यू और लिन जियुरान भी अपवाद नहीं थे। जाहिर है युआन टोंग की ताकत ने उन सभी को चौंका दिया था। अखाड़े में युआन टोंग ने अपनी मुट्ठी के एक ही वार से उस अर्थ रैंक तकनीक को नष्ट करने के बाद दूसरा हमला नहीं किया। उसने ली जिंगे को देखा जो अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाया था और कहा, जब तक आपकी युद्ध तकनीक अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई है, तब तक आपकी गहन ऊर्जा शुद्ध नहीं है। जाने के बाद कुछ और सालों तक ठीक से खेती करो। ली जिंगे ने जब यह सुना तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर उसने युआन टोंग की ओर मुट्ठी बांधी और कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अखाड़े से छलांग लगाकर चला गया। युआन टोंग, मार्शल भगवान, मार्शल भगवान। ली शिंगहे के अखाड़े में उतरने के बाद आसपास के दर्शक अपने सदमे से उबर चुके थे और अनगिनत चीखें तुरंत आसमान में गूंज उठीं। इस दुनिया में जहां ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, युआन टोंग की ताकत ने निस्संदेह सभी का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की थी। इसे और भी सरल शब्दों में कहें तो युआन टोंग पहले से ही कई गहन लोगों के दिलों में आदर्श बन चुका था। जब उसने अखाड़े के नीचे असंख्य लोगों की प्रशंसा भरी निगाहों को देखा और असंख्य गहन लोगों की जय जयकार सुनी, तो युआन टोंग हल्के से मुस्कुराया। इस साल की आरोही रैंकिंग नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि इस क्षण से और अगले कुछ सैकड़ों वर्षों तक दक्षिणी क्षेत्र एक ऐसा मंच होगा जो केवल युआन टोंग का होगा। क्योंकि इन सैकड़ों वर्षों के दौरान उभरे सभी प्रतिभाशाली लोग ऐसे अस्तित्व के लिए बाध्य थे जो उसकी अपनी ताकत के विपरीत थे। लीसी की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी जब उसने अखाड़े में खड़े युआन टोंग को देखा, और उसने कहा, इस बच्चे की ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में चरम सीमा तक राक्षसी है। अगर उसे बढ़ने दिया गया, तो वह निश्चित रूप से मेरे ग्रैंडकिन साम्राज्य का एक दुर्जेय दुश्मन बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उसे खत्म कर दो, बाईची ने संक्षिप्त तरीके से कहा। लीसी को थोड़ा लालच आया, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, उसे छुआ नहीं जा सकता। कम से कम यह हम नहीं कर सकते जो ऐसा करते हैं। अन्यथा दक्षिणी क्षेत्र निश्चित रूप से बड़ी अराजकता में पड़ जाएगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद लीसी ने आगे कहा, दुर्भाग्यवश हालांकि असेंशन रैंकिंग उसे मारने का सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन अखाड़े में खड़े अन्य लोगों में से किसी के पास उसे मारने की क्षमता नहीं है। अगर उसे खत्म नहीं किया गया, तो बहुत संभावना है कि वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज जैसा व्यक्ति बन जाएगा। उस समय मेरा ग्रैंडकिन साम्राज्य खतरे में होगा, बाईक्यू ने धीमी आवाज में कहा, खासकर एक बार जब वह मार्शल भगवान के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर लेता है। उस समय मार्शल भगवान के प्रभाव और प्रतिष्ठा के साथ दक्षिणी क्षेत्र में कितने प्रगाढ़ लोग मूल स्कूल में शामिल होंगे। लीसी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, आपने अभी जो कुछ भी कहा है, मैं उससे कैसे अनजान हो सकता हूँ।
संस्थापक सम्राट इससे कैसे अनजान हो सकता है? हालांकि अगर हम इसके बारे में जानते भी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वास्तव में अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो हम उसे अभी खत्म करने में सक्षम हैं, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? इसका परिणाम यह होगा कि ग्रैंड किन साम्राज्य और ओरिजिन स्कूल के बीच जीवन और मृत्यु की लड़ाई छिड़ जाएगी। उस समय अन्य 5 महान शक्तियां निश्चित रूप से ओरिजिन स्कूल के पक्ष में खड़ी होंगी और फिर पूरा दक्षिणी क्षेत्र अराजकता में गिर जाएगा। यह सुनकर बाई क्यू चुप हो गया। ग्रैंड किन साम्राज्य मूल विद्यालय से नहीं डरता था, लेकिन उसके पास दक्षिणी क्षेत्र के इस नंबर 1 संप्रदाय के प्रति आशंकित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि बाई क्यू के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मूल विद्यालय के भंडार और ताकत वास्तव में बेहद भयानक थे। ली सी ने हल्की सी आह भरी और फिर उसकी आकृति अखाड़े में प्रकट हुई। उसने युआन टोंग की ओर देखा और फिर कहा, युआन टोंग विजयी हुआ। जब उन्होंने ली सी को युआन टोंग की जीत की घोषणा करते सुना तो अखाड़े के नीचे मुकुट से जयकार की एक और लहर उठी। उनकी सभी राय में वे मार्शल गॉड के उत्थान को देखने में सक्षम होने के लिए बेहद सम्मानित महसूस कर रहे थे। युआन टोंग ने ली सी को प्रणाम किया और फिर वह मैदान से बाहर चला गया। उसके बाद लड़ाइयां फिर से जारी रहीं। 15 लड़ाइयों के बाद केवल 16 लोग बचे थे। इस अवधि के दौरान वैन रेन यू, लेंग शिनरान, किन योरान, मुरोंग्याओ, यांग ये और लिन जियुरान एक के बाद एक अखाड़े में चढ़ गए थे। हालांकि सभी दर्शकों की निराशा के लिए इन 15 लड़ाइयों के दौरान एक भी डार्क हॉर्स दिखाई नहीं दिया था। तो 6 महान शक्तियों के सभी शिष्य शीर्ष 16 में प्रवेश कर गए थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि एक दिन बीत चुका है। तलवार संप्रदाय के यांग ये बनाम इंपीरियल अकादमी के किन योरान। अखाड़े में जैसे ही ये शब्द ली सी के मुंह से निकले, एक बार फिर से माहौल उत्साह से भर गया। पिछला अध्याय। अगला अध्याय 250 मार डालो। अखाड़े में किन योरान ने यांग यी को देखा और उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। तुम्हारी किस्मत यहीं रुक जाती है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ अपंग बना दूंगा। क्या तुमने तलवार की मंशा को नहीं समझा है? फिर मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। मैं वास्तव में उस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक हूं जहां तलवार की मंशा को समझने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने हाथ खो देता है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। उसके सामने खड़ा किन योरान सिर्फ घमंडी और घमंडी ही नहीं था, बल्कि वह वास्तव में बेहद संकीर्ण सोच वाला भी था। उन दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी और असेंशन माउंटेन रेंज पर उन दोनों के बीच सिर्फ हल्का संघर्ष हुआ था। हालांकि किन योरान के मन में अब तक उसके प्रति द्वेष था। इसलिए यांग ये यहां तक सोचकर थोड़ा क्रोधित हो गया था। यांग ये ने वायलेट स्पिरिट को अपने हाथ में पकड़ रखा था और धीरे धीरे किन योरान की ओर बढ़ रहा था और चलते चलते उसने कहा, हमारे पास जो ताकत है उसके साथ हम शायद पूरे दिन लड़ सकते हैं अगर हम गंभीर न हों। इसलिए समय बर्बाद न करने के लिए क्यों न हम एक ही चाल से परिणाम तय कर लें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार की मंशा बाहर निकल आई और उसने किन योरान को घेर लिया। किन योरान ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और अपना भाला भी छोड़ दिया। उसके बाद उसने कहा, यही तो मैं सोच रहा था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किन योरान ने अपने हाथ में काला भाला थाम लिया और एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने उसे अपने सामने की जगह की ओर फेंक दिया। अचानक काले भाले की नोक से अनगिनत भाले की आकृतियां हिंसक रूप से बाहर निकलीं और उन्होंने जो गति प्रकट की वह अत्यंत चौंकाने वाली थी। जैसे ही उसने अनगिनत भाले की छवियों को देखा, यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ऐसी युद्ध तकनीक जो दूसरों को भ्रमित करती है, यांग ये के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय होने से पहले बिल्कुल बेकार थी। जमीन पर अपने पैर की हल्की सी दस्तक के साथ यांग ये ने किन योरान की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। उसी समय उसने तेजी से वायलेट स्पिरिट को इधर उधर लहराया, जिससे अखाड़े में अनगिनत सुनहरी तलवार की रोशनी टिमटिमाने लगी और वे बेहद चमकदार थीं। सुनहरी तलवार की रोशनी से उसके लिए रास्ता खुल गया। यांग ये किन योरान के सामने पहुंचा और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और बिजली के बोल्ट की तरह किन योरान की ओर वार किया। किन योरान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने यांग ये और ली जियानजुन के बीच लड़ाई देखी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यांग ये का भौतिक शरीर कितना भयानक था। अगर वह यांग ये से नजदीकी मुकाबले में लड़ता तो उसे निश्चित रूप से एक वंचित स्थिति में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता। इसलिए उसने यांग ये के साथ युद्ध में शामिल होने से पहले उनके बीच की दूरी को कम करने की उम्मीद के साथ शुरुआत में एक युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार की रोशनी वास्तव में इतनी तेज और भयंकर थी, और यांग ये के सीधे उसके सामने आने से पहले ही उन्होंने सीधे उसके भाले की छवियों को नष्ट कर दिया। उसके पास किसी और बात के बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने अपनी कलाई को मोड़कर अपनी बात को अपने सामने रोक लिया। टकराना। अखाड़े में एक दबी हुई आवाज गूंजी। यांग ये द्वारा लगाए गए जबरदस्त बल के कारण किन योरान के हाथ में भाला एक चौंकाने वाले कोण पर मुड़ गया और भाला पकड़े हुए उसका हाथ भी सुन्न हो गया।
किन योरान चकित था और वह बस पीछे हटने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये की मुट्ठी में मौजूद वायलेट स्पिरिट तलवार अचानक यांग ये के हाथ से छूट गई और यह प्रकाश की एक बैंगनी किरण में बदल गई जो सीधे किन योरान के सिर पर जा गिरी। इतनी नजदीकी और इतनी तेज गति से किन योरान अपने दिल में डर गया। लेकिन सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। उसने तुरंत अपना फुटवर्क बदला और किनारे की ओर भाग गया, जिससे वायलेट स्पिरिट उसके चेहरे से टकरा गई। हालांकि जब वायलेट स्पिरिट उसके चेहरे के पास से गुजरी तो एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। यह अचानक रुक गया और फिर क्षैतिज रूप से उसकी ओर बढ़ गया। यह दृश्य देखकर किन योरान की आंखों में भय छा गया। उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटका और विस्फोटक तरीके से पीछे हट गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वायलेट स्पिरिट ने किन योरान की खूबसूरत नाक पर गहरा निशान छोड़ दिया। अगर उसकी प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं होती तो यह वार उसके सिर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर देता। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो आसपास मौजूद अनगिनत दर्शकों के हाव भाव बदल गए थे। किन योरान वास्तव में एक ही वार के बाद घायल हो गया था। यांग ये की ताकत वास्तव में इतनी भयानक है। यांग ये ने तब भौहें सिकोड़ी जब उसका वार सफल नहीं हुआ। उसने स्वाभाविक रूप से किन योरान को बकवास करने के लिए हमला करना बंद नहीं किया। जब दुश्मन कमजोर हो तब वार करो, यह काम करने का उसका तरीका था। इसलिए जब किन योरान पीछे हटे ही थे तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए गेल स्टेप्स तकनीक का इस्तेमाल किया और वे फिर से किन योरान के सामने पहुंच गए। उसी समय उन्होंने वायलेट स्पिरिट से एक बार फिर तेजी से वार किया जो उनकी मुट्ठी में वापस आ गई थी। वर्तमान में यांग ये ने कौशल या युद्ध तकनीकों पर जोर नहीं दिया और उसने केवल गति और ताकत पर जोर दिया। अखाड़े में यांग ये और ली जियानजुन के बीच लड़ाई के दौरान दिखाई देने वाले दृश्य जैसा ही एक बार फिर दिखाई दिया। किन योरान को यांग ये ने मजबूती से दबा दिया था और वह केवल लगातार अवरोध ही डाल सकता था। इस दृश्य ने आसपास के दर्शकों को बहुत हैरान कर दिया। वह एक मानव डार्क बीस्ट की तरह है। जैसे ही उसने अखाड़े में लड़ाई कर रहे यांग ये को देखा, वेनरेन यू ने धीमी आवाज में कहा। लेंग शिनरान जो उसके बगल में खड़ी थी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, उसकी शारीरिक शक्ति बहुत भयानक है। युआन टोंग के अलावा हम में से कोई भी निश्चित रूप से एक बेहद वंचित स्थिति में होगा जब हम उसके साथ बंद क्वार्टर युद्ध में प्रवेश करेंगे। वेनरेन यू ने अचानक अपने होंठ सिकोड़े और यह सुनकर मुस्कुराए और फिर उसने कहा, मार्शल गॉड को बंद क्वार्टर युद्ध की मशीन कहा जाता है जबकि आंगे भी बंद क्वार्टर युद्ध में कुशल है। मैं वास्तव में उनके बीच लड़ाई का इंतजार कर रही हूँ। यह निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होगा। यांग ये की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। उसकी क्षमता के साथ जब तक वह जीवित रहने में सक्षम है वह निश्चित रूप से भविष्य में एक विशेषज्ञ बन जाएगा। आपके फूल महल के लिए ऐसे भविष्य के विशेषज्ञ को अपमानित करना वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। जरा सोचिए, अगर आपका फूल महल अपने नियमों को बदलने में सक्षम है, उसकी मां को माफ कर सकता है और फिर उसे फूल महल में खींच सकता है। इस तरह क्या आपके फूल महल को एक और असाधारण विशेषज्ञ नहीं मिल गया होगा? लेंग शिनरान ने सपाट लहजे में कहा। इसके नियम बदलेंगे। वेनरेन यू हैरान रह गई और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यांग ये युआन टोंग होता तो शायद यह संभव होता। दुर्भाग्य से वह नहीं है। दूसरी तरफ लीसी ने यांग ये को देखते हुए कहा, यह बच्चा बिना किसी संप्रदाय के पालन पोषण के ऐसी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम था। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता को भयानक कहा जा सकता है। यह वास्तव में अफसोस की बात है। अगर वह उस रहस्यमयी डार्क बीस्ट को छोड़ने और अपनी मां को बचाने के इरादे को छोड़ने में सक्षम था तो मेरा मानना कि तावीज मास्टर एसोसिएशन और तलवार संप्रदाय दोनों उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर उसने वास्तव में उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति के बारे में अब और अच्छा नहीं सोचेंगे, है ना? बाईची ने उदासीनता से कहा। लीसी मुस्कुराए और चुप हो गई। अखाड़े में यांग ये और किन योरान ने लड़ाई शुरू होने पर एक दूसरे को एक ही चाल से खत्म करने का इरादा किया था। हालांकि वे दोनों अंत में एक लंबी लड़ाई में हार गए। जब वे दोनों पीछे हटना बंद नहीं करते और अपनी पूरी ताकत से लड़ते तब तक एक ही चाल से परिणाम तय करना असंभव था। हालांकि जब तक उनके पास कोई और विकल्प नहीं था तब तक उन दोनों ने उस तरह से काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके लिए और भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी इंतजार कर रहे थे। झंकार। अचानक यांग ये के हाथ में मौजूद वायलेट स्पिरिट तलवार किन योरान के हाथ में मौजूद भले पर जा लगी और इस टक्कर से उत्पन्न जबरदस्त बल ने किन योरान को तुरंत पीछे धकेल दिया। इस बार यांग ये ने दूसरा हमला नहीं किया क्योंकि किन योरान की युद्ध संबंधी जागरूकता उसकी अपेक्षाओं से थोड़ी अधिक थी। हालांकि वह शुरू से ही किन योरान को मजबूती से दबा रहा था, लेकिन अपनी तलवार नियंत्रण तकनीक से किए गए आश्चर्यजनक हमले से किन योरान को हुई मामूली चोट के अलावा वह किन योरान को कोई भी भौतिक चोट नहीं पहुंचा पाया था। दूसरे शब्दों में, यदि यह लड़ाई इसी तरह जारी रही तो यह केवल समय की बर्बादी होगी। इस समय किन योरान का रूप बहुत ही भयानक था। उसकी नाक पर कुछ इंच लंबा घाव था जिससे उसके चेहरे का पूरा हिस्सा खून से लथपथ हो गया था जो उसकी नाक के नीचे था।
इसलिए वह इस समय बहुत ही भयानक और क्रूर लग रहा था। शुरू से ही उसे किन योरान को लगा था कि केवल युआन टोंग ही उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता रखता है। हालांकि प्रतियोगिता में इस बिंदु तक वह पहले लिन जियुरान द्वारा घायल हो गया था और लिन जियुरान से बराबरी पर लड़ा था। अब उसका चेहरा यांग ये द्वारा घायल हो गया था और लड़ाई में लगातार दबा हुआ था। किन योरान जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था, वह यह कैसे सहन कर सकता था। किन योरान की आंखें लाल थीं और उसका हाव भाव क्रूर था, जबकि उसके भीतर से हिंसक आभा की किरणें लगातार बह रही थीं। उसने धीरे से अपने हाथ में भाला उठाया और उसे दूर से यांग यी की ओर इशारा किया, और फिर उसने एक क्रूर आवाज में कहा, शुरू से ही तुम हमेशा से ही असेंशन रैंकिंग के सच्चे डार्क हॉर्स रहे हो और हम सभी ने तुम्हें कम आंका है। हालांकि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं ऐसा लग रहा था कि किन योरान किसी तरह की भयानक युद्ध तकनीक को अंजाम देने से पहले कुछ धमकियां देने का इरादा रखता था। हालांकि यांग ये ने उसे मौका नहीं दिया। किन योरान ने अभी आधा ही बोला था कि यांग ये ने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया और फिर उसका शरीर तोप के गोले की तरह आगे की ओर उछला। यांग ये की राय में जीवन और मृत्यु की लड़ाई के दौरान बकवास करना निस्संदेह एक मूर्ख का काम था। वह यांग ये कोई मूर्ख नहीं था, इसलिए उसने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और सीधे हमला किया। गेल स्टेप्स तकनीक और गेल शूज की मदद से यांग यी की गति अपनी सीमा पर पहुंच गई। जहां भी वह गुजरा, हवा भी फट गई और विस्फोटों की कई आवाजें निकलने लगीं। इसके अलावा उसने अपने पीछे धुंधली छवियां भी छोड़ी थीं। वह इतना तेज था कि अखाड़े के नीचे मौजूद अनगिनत दर्शक उसके असली ठिकाने का पता लगाने में असमर्थ थे। यांग ये कुछ ही समय में किन योरान के सामने आ गया और फिर जैसा उसने पहले किया था, उसने अपनी तलवार निकाली और अत्यधिक गति से वार किया। जब उसने यांग ये की भयानक गति और यांग ये की तलवार में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया, तो किन योरान ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर में मौजूद गहन ऊर्जा तुरंत उसके भाले में उमड़ पड़ी और फिर उसने उसका इस्तेमाल अपने सामने अवरोध पैदा करने के लिए किया। हालांकि ठीक इसी समय वायलेट स्पिरिट तलवार जिसे यांग ये ने मूल रूप से उसकी ओर घुमाया था, अचानक यांग ये की पकड़ से छूट गई और फिर यह एक बैंगनी चमक में बदल गई जो बिजली के बोल्ट की तरह किन योरान की ओर बढ़ी। किन योरान ने जब यह देखा तो वह हंस पड़ा। फिर से, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं फिर से उसी चाल में कैसे फंस सकता हूं? किन योरान ने अपना कदम बदल दिया। हालांकि जब वह किनारे की ओर भागने वाला था तो उसे अचानक कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इसके अलावा उसकी आंखों में भी खौफ दिखाई देने लगा था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किन योरान की आकृति रहस्यमयी तरीके से वहीं जम गई, जबकि उसका भाला जो मूल रूप से यांग ये की तलवार को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था, हवा में ही रुक गया था। काले भाले की बाधा के बिना वायलेट स्पिरिट तलवार आगे बढ़ी और तुरंत किन योरान की छाती में घुस गई। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो आसपास के अनगिनत लोग अचंभित रह गए। यह केवल अखाड़े के नीचे के लोग ही नहीं थे, बल्कि शाही महल की दीवार पर खड़े महान व्यक्ति भी इस समय हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किन योरान ने पहले ऐसा भाव क्यों प्रकट किया था, और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यांग ये की तलवार के एक ही वार से वह अचानक क्यों मारा गया। अखाड़े में यांग ये ने अपने हाथ से इशारा किया और फिर वायलेट स्पिरिट वापस उसकी मुट्ठी में आ गई। जैसे ही उसने किन योरान को देखा, जो पूरी तरह से जीवन के किसी भी लक्षण से रहित था, यांग ये ने वायलेट स्पिरिट को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे किन योरान की लाश के पास घुमाया। कुछ ही समय में किन योरान की लाश अनगिनत टुकड़ों में बदल गई थी। किन योरान को टुकड़ों में काटने के बाद यांग ये ने अपने हाथ से इशारा किया और फिर काला भाला और किन योरान की स्थानिक अंगूठी उसके हाथ में आ गई। उसने इन दो खजानों को दूर रख दिया और फिर आसपास के अनगिनत लोगों की अचंभित निगाहों के सामने अखाड़े से बाहर चला गया। अध्याय 251 वेन रेन यू। किन योरान की मौत कैसे हुई? इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे यांग ये ने मारा था, लेकिन यांग ये ने बिना किसी को पता चले उसे कैसे मार दिया। यही वह बात थी जिसे लेकर हर कोई हैरान और भयभीत था। वे नहीं जानते थे कि यांग ये ने किन योरान से लड़ते समय छिपी हुई तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया था। हाँ, यह छिपी हुई तलवार ही थी जिसके कारण लड़ाई के अंत में किन योरान की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई थी। उस क्षण से पहले यांग ये ने जो कुछ भी किया था, वह वास्तव में किन योरान को सुन्न करने, किन योरान को अहंकारी बनाने और फिर छिपी हुई तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक के संयोजन का उपयोग करके एक ही वार में किन योरान को नष्ट करने का प्रयास था। उस समय वे वास्तव में एक दूसरे के बहुत करीब थे और किन योरान भी अभिमानी था। इसलिए भले ही किन योरान ने आखिरी समय में खतरे को भांप लिया था, फिर भी अंत में बहुत देर हो चुकी थी। यह कहा जा सकता है कि यांग यी के एक ही वार से किन योरान की मौत का कारण ज्यादातर उसकी अपनी लापरवाही थी। अगर वह यांग ये को युआन टोंग के साथ वैसा ही व्यवहार करने के बराबर मानता, तो शायद छिपी हुई तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक का संयोजन भी उसे मारने में असमर्थ होता।
दुर्भाग्य से उसके दिल में एकमात्र सच्चा प्रतिद्वंद्वी युआनटोंग था और बाकी लोग उसके प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य नहीं थे। प्राचीन काल से लेकर अब तक कितने प्रतिभाशाली विशेषज्ञ अपनी ही लापरवाही के कारण नष्ट हो गए। अंत में यांग ये ने किन योरान की लाश को इसलिए काटा था ताकि छिपी हुई तलवार से किन योरान के शरीर पर लगी चोट को छिपाया जा सके। छिपी हुई तलवार और तलवार नियंत्रण तकनीक के संयोजन को उसका तुरुप का पत्ता माना जा सकता है, इसलिए अगर वह इसे छिपा सकता है तो उसे स्वाभाविक रूप से ऐसा करना ही था। आखिरकार उसके लिए उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन इंतजार कर रहे थे। जब यांग ये अखाड़े से नीचे उतरा तो ली सी अखाड़े में दिखाई दिया। उसने किन योरान पर नजर डाली जिसे अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया था, और फिर उसने अपना सिर हल्के से हिलाया, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति चमक उठी। किन योरान शाही परिवार की युवा पीढ़ी का एक उत्कृष्ट शिष्य था और पूरे ग्रैंड किन साम्राज्य के भीतर कई लोग उस पर कृपा करते थे। वह साम्राज्य के उन कुछ राजकुमारों में से एक था जिनमें सिंहासन के लिए लड़ने की ताकत थी। बाहरी लोग अनजान थे, लेकिन साम्राज्य के कई मंत्री आरोही रैंकिंग देख रहे थे, और अगर किन योरान शीर्ष 3 पदों पर चढ़ने में सक्षम था तो अनगिनत कबीले और मंत्री उसका समर्थन करेंगे। हालांकि वह आरोही रैंकिंग के दौरान नष्ट हो गया था। इसके अलावा वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों भी मर गया था जिसके पास इससे पहले कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। लीसी ने अपना सिर हल्के से हिलाया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा जो अखाड़े के नीचे था, इससे पहले कि वह कहता, तलवार संप्रदाय का यांग ये विजयी है। आसपास कोई जयकार या ताली नहीं बज रही थी और पूरे चौक पर केवल सन्नाटा था। असेंशन माउंटेन रेंज पर हुई घटना के कारण चौक पर मौजूद सभी डिपोटर्स में से कम 90% को यांग ये के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए उनके लिए यांग ये के लिए जयकार और ताली बजाना असंभव था। बेशक यांग ये को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी राय में उसे सिर्फ उन लोगों के विचारों और कार्यों की परवाह थी जिनकी उसे परवाह थी। जहां तक बाहरी लोगों के विचारों और राय का सवाल है तो उनका उससे क्या लेना देना। हालांकि दर्शक अभी भी हैरान थे, लेकिन लड़ाई जारी रहनी थी। कुछ ही देर में 2 और लोग मैदान में आ गए। हालांकि लड़ाइयों का एक नया दौर शुरू हो चुका था, फिर भी बहुत से लोग यांग ये के बारे में बात कर रहे थे। शाही महल की दीवार पर किंग यूनजी ने यांग ये को देखा जो नीचे चौक पर रहता था और धीमी आवाज में कहा, यह बच्चा थोड़ा रहस्यमय है। भले ही उसके लिए तुम्हें हराना असंभव हो, फिर भी तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहो। युआनटोंग जो किंग यूनजी के पीछे खड़ा था हल्के से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो एल्डर यून। वह जितना मजबूत है मैं उतना ही खुश हूँ। मैंने शुरू में किन योरान को अनुकूल दृष्टि से देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इतना बेकार कचरा होगा। पहले वह एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बुरी तरह घायल हो गया, फिर यांग ये के हाथों उसकी मृत्यु भी हो गई। कितना निराशाजनक है। किंग यूनजी ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, यांग ये, इस बच्चे को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। भले ही मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारा मुकाबला कर सकता है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मार्शल गॉड के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना सिर्फ तुम्हारा निजी मामला नहीं है, यह अगले कुछ 100 सालों के लिए मेरे मूल स्कूल के कर्म भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ सफल होने की अनुमति है और असफलता कोई विकल्प नहीं है। युआनटोंग ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके मुंह के कोनों में सिर्फ एक ठंडी मुस्कान की झलक थी। पूरे दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में डाकबीस्ट साम्राज्य के लुओजू नामक रहस्यमय डाकबीस्ट के अलावा जो उसे थोड़ा डराने में सक्षम था, क्या किसी अन्य मानव या डाकबीस्ट में उसका प्रतिद्वंद्वी बनने की योग्यता थी? तलवार की मंशा। शायद यह दूसरों के लिए भयावह था, लेकिन युआनटोंग की राय में केवल प्रथम स्तर की तलवार की मंशा वास्तव में थोड़ी अपर्याप्त थी। दूसरी तरफ कैफेंग ने अपने सामने खड़ी वेनरेन यू को देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, छोटी यू, मुझे पता है कि तुम्हारे और यांग ये की मां के बीच कुछ रिश्ता है, लेकिन तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि तलवार की मंशा को समझने वाला यांग ये मेरे फूल महल का क्या प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसे बढ़ने दिया गया तो वह निश्चित रूप से मेरे फूल महल का एक दुर्जय दुश्मन बन जाएगा। इसलिए यदि प्रतियोगिता की अगली लड़ाइयों के दौरान तुम्हारा उससे सामना होता है तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम पीछे ना हटो। समझे? जब यांग ये ने ली शियानजुन को मारा था तब उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ था। हालांकि जब यांग ये ने किन योरान को मारा तब वह अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ थी। किन योरान एक असाधारण प्रतिभा थी जिसे ग्रैंड किन साम्राज्य ने बड़ी मेहनत से पाला था, लेकिन फिर भी वह यांग ये के हाथों मारा गया था। इसके अलावा उसे यांग ये को पहचानना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह यांग ये को बिल्कुल भी बढ़ने की अनुमति नहीं दे सकती, अन्यथा वह निश्चित रूप से भविष्य में फ्लावर पैलेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और समस्या बन जाएगा। सिर हिलाने से पहले वेनरेन यू ने कैफैन की ओर देखा। दीवार के दूसरी तरफ यू हिंग ने यांग ये को देखा जो नीचे भीड़ के बीच खड़ा था, और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि किन योरान भी उसके हाथों मारा जाएगा। हम शुरू से ही उसे लगातार कमानते रहे हैं।
अगर उसे कुछ सालों के लिए मार्शल अंकल जुई का मार्गदर्शन मिलता तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा के साथ उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से लिन जियुरान से कम नहीं होती। यू हिंग ने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में किन योरान को मार पाएगा। अगर उसे पता होता कि यांग ये में इतनी ताकत और क्षमता है तो वह यांग ये को तलवार संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं देता, भले ही तलवार संप्रदाय को फूल महल और मूल विद्यालय को अपमानित करना पड़े। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। सौभाग्य से तलवार संप्रदाय में अभी भी मुरोंग याओ और लिन जियुरान थे। यू हिंग के पीछे खड़ी सुकिंगशी ने कुछ नहीं कहा। जब से वह यांग ये से मिली थी उसने जो बदलाव दिखाए थे उससे वह वाकई चौंक गई थी। अगर तलवार संप्रदाय ने यांग ये को पूरी ताकत से बढ़ावा दिया तो वह युआन टोंग के साथ वर्चस्व की लड़ाई भी लड़ पाएगा। दुर्भाग्य से यांग ये ने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन तब भी नहीं किया था जब तलवार संप्रदाय ने उसे पहले ही छोड़ दिया था। बेशक अब वह वास्तव में इन सब की परवाह नहीं करती थी और वह यांग ये के भाग्य के बारे में और भी अधिक चिंतित थी जब आरोही रैंकिंग समाप्त हो गई। एक बार जब आरोही रैंकिंग समाप्त हो जाती है तो यांग ये जो कि तावीज मास्टर एसोसिएशन और तलवार संप्रदाय की सुरक्षा खो चुका है, वह भूत संप्रदाय, मूल स्कूल और फूल पैलेस के सामने कैसे जीवित रह पाएगा। हर बार जब वह इस बारे में सोचती तो सुकिंगशी के सुंदर और खूबसूरत चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई देती। इस समय लिन शियुरान का चेहरा कुछ भद्दा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किन योरान वास्तव में यांग ये के हाथों मारा गया था। उसने व्यक्तिगत रूप से किन योरान की ताकत का अनुभव किया था और यही कारण था कि अभी उसका चेहरा थोड़ा भद्दा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसने शुरू से ही यांग ये को थोड़ा कम करके आंका था। लिन जियुरान वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे दाओवादी जुई ने चुना था, लेकिन दूसरों को नहीं पता था कि वह अकेला नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो उसे किसी भी क्षण समाप्त किया जा सकता था। आरोही रैंकिंग के दौरान उसका प्रतिद्वंद्वी युआन टोंग या दो महलों की दो महिलाएं नहीं थीं। यह यांग ये था। यदि उसकी रैंकिंग यांग ये से कम थी तो उसे दाओवादी जुई द्वारा त्याग दिया जाएगा, और एक बार जब वह ऐसे असाधारण विशेषज्ञ पर भरोसा करने की सहायता और क्षमता खो देता है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित हो जाएंगी, भले ही उसने तलवार की मंशा को समझ लिया हो। इसके अलावा क्या कोई भविष्य में तलवार संप्रदाय में वास्तविक शक्ति रखने वाले व्यक्ति बनने के प्रलोभन का विरोध कर सकता है? अतः उनमें से केवल एक ही जीवित बच सका। यांग ये द्वारा किन योरान की हत्या को देखने के बाद आसपास के अनगिनत लोगों के मन में तरह तरह के विचार आए। हालांकि यांग ये के लिए यह सब अर्थहीन था। यांग ये जानता था कि वह किस स्थिति में है और उन शक्तियों के लिए यांग ये को मारना बेहद आसान था, क्योंकि उसने तावीज मास्टर एसोसिएशन की सुरक्षा खो दी थी। भागो, क्या मजाक है? अगर वह अभी भाग गया तो वह और भी जल्दी मर जाएगा। इसके अलावा अगर वह भाग गया तो उसकी मां का क्या होगा? इसलिए भागना असंभव था। चूंकि वह भाग नहीं सकता था, इसलिए वह केवल यहीं रहकर लड़ सकता था। भले ही वह बहुत अनिच्छुक और बहुत नाखुश था, यांग ये जानता था कि उसे अपनी योग्यता साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि केवल अपनी योग्यता सिद्ध करने पर ही उसकी मां के जीवित रहने की संभावना हो सकती थी। कुछ ही समय में एक और दिन बीत गया और शेष 16 प्रतिभागियों में से 8 बाहर हो गए। इस समय केवल 8 डीपॉफ्टर्स अखाड़े में रह गए थे और वे शीर्ष 8 में थे। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए युआन टोंग, वेनरेन यू, लेंग शिनरान, यांग ये और लिन जियुरान के अलावा ब्राइट मून सेक्ट के हाओ मिंग, जिन्हें सभी ने अब तक अनदेखा किया था, वास्तव में शीर्ष 8 में आगे बढ़ गए थे। ब्राइट मून संप्रदाय का पतन तलवार संप्रदाय की तरह नहीं हुआ था, लेकिन इसने हमेशा बहुत कम प्रोफाइल बनाए रखी थी। न केवल संप्रदाय ने कम प्रोफाइल बनाए रखी, बल्कि इसके शिष्य भी वही थे। इसलिए ज्यादातर लोग अनजाने में हाओ मिंग को भूल गए थे। सही है, मुरोंग याओ शीर्ष 16 पर रुक गई थी। कोई केवल यह कह सकता है कि उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, क्योंकि उसका सामना स्नो पैलेस के लेंग शिनरान से हुआ था। मुरोंग याओ की ताकत बेहद भयानक थी, लेकिन वह अंत में लेंग शिनरान से हार गई थी। हालांकि मुरोंग याओ पहले से ही शीर्ष 15 में स्थान पाने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट थी, और तलवार संप्रदाय भी बेहद संतुष्ट था। 6 महाशक्तियों के सदस्यों के अलावा 2 और प्रगाढ़ साधक थे जो शीर्ष 8 में आगे बढ़े थे। एक लियू कबीले का शिष्य था जिसका नाम लियू फैंग था, और दूसरा एक स्वतंत्र साधक था जिसका नाम बाइहे था। वे दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। बेशक अगर भूत संप्रदाय के लिए जियानजुन और इंपीरियल अकादमी के किन्योरान का नाश नहीं हुआ होता तो उनके पास शीर्ष 8 में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं होता। आसपास के दर्शकों की राय में वे दोनों शीर्ष 8 में प्रवेश करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आखिरकार शीर्ष 8 में अन्य 6 डीपॉफ्टर्स के पास ऐसी ताकत थी जिसे भयानक कहा जा सकता है। एक बार जब यह शीर्ष 8 पर आ गया तो स्वाभाविक रूप से लड़ाइयां अधिक से अधिक तीव्र हो गईं, क्योंकि उनमें से एक भी कमजोर नहीं था। बेशक उनमें से सबसे लोकप्रिय अभी भी युआन टोंग था, क्योंकि शीर्ष 16 की लड़ाइयों के दौरान युआन टोंग ने अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही हमले से खत्म कर दिया था।
दूसरे शब्दों में, जब से रैंकिंग की लड़ाइयां शुरू हुई थी, युआन टोंग ने हर एक लड़ाई के दौरान केवल एक ही हमला किया था। अब जब तक युआन टोंग अखाड़े पर चढ़ता, तब तक अखाड़े के नीचे खड़े अनगिनत लोग जोर से चिल्लाते, एक हिट, एक हिट। युआन टोंग का हमला वास्तव में कितना शक्तिशाली था। दर्शक शायद तभी इसका मोटा मोटा अंदाजा लगा पाएंगे जब वह फ्लावर पैलेस के वेनरेन यू या स्नो पैलेस के लेंग शिनरान से लड़ेगा। फूल महल के वेनरेन यू बनाम तलवार संप्रदाय के यांगिए। अखाड़े में लीसी ने सपाट आवाज में घोषणा की, अध्याय 252 भयंकर युद्ध। हाहा, यांगिए का अंत होने वाला है। देखते हैं कि अब जब उसका सामना फ्लावर पैलेस की वेनरेन यू से हो चुका है, तो वह कैसे अहंकारी व्यवहार करता है। बिल्कुल, अगर उसका सामना वेनरेन यू या लेंग शिनरान से पहले होता, तो वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता। उसके पास शीर्ष 8 में प्रवेश करने का मौका कैसे हो सकता था। वह वास्तव में एक भाग्यशाली कमीना है। बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। अगर वह वेनरेन यू को हरा देता है तो क्या होगा। आखिरकार किन योरान की मौत उसके हाथों ही हुई थी। ये शब्द सुनकर आसपास के कुछ लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया था। लेकिन कुछ ही देर में कुछ लोग फिर से बोलने लगे। हम्फ, मुझे लगा कि किन योरान एक असाधारण व्यक्ति था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहेगा। वह वास्तव में एक स्वतंत्र साधक द्वारा घायल हो गया था और यांगी के हाथों मर भी गया था। मुझे ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी मजबूत नहीं था और उसकी प्रतिष्ठा केवल शेखी बघारने का नतीजा थी। बिल्कुल, आखिरकार यांगे को असेंशन माउंटेन रेंज पर युआन टोंग के एक ही मुक्के से जवाब दिया गया था। लेकिन किन योरान की मौत वास्तव में यांगे के हाथों हुई थी। यह सोचना कि उसके पास यह कहने की हिम्मत थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी युआन टोंग था। मुझे ऐसा लगता है कि वह युआन टोंग की बराबरी भी नहीं कर सकता। कुछ ही समय में आसपास के लोगों ने यांगे को बुरा भला कहना बंद कर दिया और इसके बजाय किन योरान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बेशक वे स्वाभाविक रूप से यांगे को बुरा भला कहने के लिए किन योरान को बुरा भला कह रहे थे। आसपास में जीवंत चर्चा की आवाजों के बीच यांगे और वेनरेन यू अखाड़े में चढ़े। तुमने वाकई सबको चौंका दिया। वेनरेन यू ने यांगे को देखा और वह सपाट लहजे में बोली। वास्तव में यांगे के प्रदर्शन ने अनगिनत लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि शुरू से ही किसी ने नहीं सोचा था कि यांगे इतनी दूर तक आ पाएगी। मुझे लगता है कि फूल महल ने पहले ही आपको मुझे खत्म करने का निर्देश दे दिया है ना? यांगे ने पूछा। वेनरेन यू ने उससे यह बात नहीं छिपाई और सिर हिलाकर कहा, आप जितनी अधिक क्षमता प्रदर्शित करेंगे, महल का आपको मारने का संकल्प उतना ही अधिक होगा। इसके अलावा यह प्रतियोगिता आपको मारने का सबसे अच्छा समय है। यांगे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि तुम मेरी मां को जानते हो, हार स्वीकार करो, ठीक है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? वेनरेन यू ने ठंडी आवाज में कहा। यांगे ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तो हमला करो। वेनरेन यू ने अपनी हथेली को पलटा और उसके हाथ में एक क्रिस्टल नीले रंग की अंगूठी दिखाई दी, और उसके हाथ की एक लहर के साथ यह तेजी से सीटी बजाते हुए आकाश को चीरता हुआ बिजली के बोल्ट की तरह यांगे की ओर चला गया। जब उसने देखा कि वह उसकी ओर बढ़ रहा है, तो यांगे ने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया। टकराना। धातु के टकराने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, और फिर क्रिस्टल नीले रंग की अंगूठी वेनरेन यू की ओर पहले से भी अधिक तेज गति से पीछे की ओर चली गई। वेनरेन यू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। क्रिस्टल ब्लू रिंग की गति तुरंत धीमी हो गई, और जब वह उसके सामने पहुंची, तो ऐसा लगा जैसे यांगे ने उसे उसके पास फेंक दिया हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो अपने घूंसे मारना बंद करो। यांगे ने उदासीनता से कहा और उसकी ओर देखा। जैसा तुम चाहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वेनरेन यू ने अपनी उंगली से झटका मारा, और क्रिस्टल ब्लू रिंग बिजली के बोल्ट की तरह बाहर निकल आई। यह हवा में विस्फोटक रूप से फैल गया और तुरंत अखाड़े के आकार के एक विशाल रिंग में बदल गया, और फिर यह तेज गति से हवा में घूमने लगा। अगले ही पल, वेनरेन यू ने एक बार फिर अपनी उंगली से झटका मारा, और वह यांगे की ओर धीरे से चिल्लाई, जाओ। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजी, विशाल क्रिस्टल नीला छल्ला यांगी की ओर इतनी तेज गति से गिरा कि वह आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। यांगे की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी जब उसने देखा कि यह उसकी ओर नीचे की ओर आ रहा है। उसने उस दिन इस अंगूठी की ताकत का अनुभव किया था, और इससे बच पाना असंभव था और इसका विरोध केवल बल द्वारा ही किया जा सकता था। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांगे के शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसके हाथ में मौजूद वायलेट स्पिरिट तलवार में उमड़ पड़ी, और जैसे जैसे उसकी गहन ऊर्जा उसमें निरंतर प्रवाहित होती गई, उसमें से चमकदार सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। जब क्रिस्टल ब्लू रिंग उससे 10 इंच से भी कम दूरी पर आ गई, तो यांगे की आंखों में एक क्रूर भाव की झलक दिखाई दी, और फिर उसने अपनी तलवार खींची और वार किया। उसकी सुनहरी गहन ऊर्जा और हेवन रेन स्वॉर्ड ड्रॉइंग तकनीक द्वारा बनाई गई ऊर्जा के तात्कालिक विस्फोट द्वारा प्रदान की गई वृद्धि के तहत यांगे के इस वार से आई ताकत बेहद भयानक स्तर पर पहुंच गई थी।
जहां भी वायलेट स्पिरिट गुजरी, उसके चारों ओर एक निर्वात बन गया और हवा में तलवार का एक बेहद स्पष्ट निशान दिखाई दिया। यह असाधारण रूप से प्रभावशाली था। झनकार, अखाड़े से एक बहुत बड़ी आवाज गूंजी। इस बार क्रिस्टल ब्लू रिंग उड़कर नहीं उड़ी। इसके विपरीत, क्रिस्टल ब्लू रिंग से निकलने वाली भयानक शक्ति ने यांग यी को इस हद तक हिला दिया था कि उसके पैर जमीन पर घिसने लगे और वह विस्फोटक तरीके से पीछे हट गया और आखिरकार वह अखाड़े के किनारे पर पहुंचकर रुक गया। यांग यी की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी हथेली को फटा हुआ देखा। अपनी पूरी ताकत के साथ, वह वास्तव में क्रिस्टल ब्लू रिंग को रोकने में असमर्थ था और इसकी ताकत उसकी उम्मीदों से थोड़ी अधिक थी। अपनी असली ताकत सामने लाओ, नहीं तो यहीं रुक जाओ। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, वेनरेन यू ने उदासीनता से कहा। यांग ये ने यह सुनकर गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे वेनरेन यू की ओर बढ़ा। उसके 2 कदम आगे बढ़ने के बाद एक अदृश्य शक्ति ज्वार के पानी की तरह वेनरेन यू की ओर बढ़ी। उसी समय, यांग ये के हाथ में वायलेट स्पिरिट तलवार से एक बार फिर स्पष्ट और मधुर चीख गूंजी। दूसरी ओर, अखाड़े के नीचे तलवार रखने वाले सभी लोगों को एक बार फिर ऐसा लगा जैसे उनकी तलवारों को किसी तरह का आह्वान मिला हो। उनकी तलवारें हिंसक रूप से कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वे उनके नियंत्रण से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही हैं। द्वितीय स्तर तलवार इरादा। पूरे परिवेश में हॉन्फने की एक बड़ी आवाज गूंज उठी। शुरुआत में, जब यांग ये ने ली जियानजुन को मारा, तो उसने सिर्फ एक लेवल की तलवार की मंशा का खुलासा किया था और ली जियानजुन को मारने के लिए एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसलिए, उन सभी को लगा कि ली जियानजुन कमजोर था और यांग ये की एक लेवल की तलवार की मंशा का विरोध करने में भी सक्षम नहीं था। बाद में, जब यांग ये ने किन योरान को मार डाला, तो उसने फिर से एक रहस्यमय तकनीक का इस्तेमाल किया। इसलिए, हर कोई वास्तव में यांग ये की रहस्यमय तकनीक से डरता था, न कि यांग ये द्वारा प्रकट की गई ताकत से। फिर भी, अब उन सभी ने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये ने वास्तव में द्वितीय स्तर की तलवार की मंशा प्राप्त कर ली है। 20 वर्ष की आयु से पहले द्वितीय स्तर की तलवार की मंशा, ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा आसपास के 90% से अधिक लोगों से बेहतर थी। इस समय, यहां तक जिन लोगों को यांग ये के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, उनके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि शायद यांग ये ने शीर्ष 8 में प्रवेश करने के लिए भाग्य पर भरोसा नहीं किया था। जब उसने यांग ये की दूसरी लेवल की तलवार की मंशा देखी, तो कैफैंग का चेहरा तुरंत उतर गया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा भौतिक लग रही थी। 20 साल की उम्र से पहले दूसरी लेवल की तलवार की मंशा। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा वेनरेन यू से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसलिए, अगर यांग ये को बढ़ने दिया जाता, तो वह कल्पना कर सकती थी कि फ्लावर पैलेस में अब से कुछ 100 साल बाद निश्चित रूप से एक और भयानक दुश्मन होगा। यांग ये को मरना ही होगा। इस समय कैफैंग ने यही सोचा था। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। दूसरी तरफ, युआन टोंग जो किंग यूनजी के बगल में खड़ा था, अचानक हंसने लगा और उसने कहा, मैंने वास्तव में अतीत में इस यांग ये को कम करके आंका था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है, और यह और भी आश्चर्यजनक है कि वह अब तक इसे उजागर करने से बचने में सक्षम था। क्या वह एक ही शानदार चाल से सभी को चौंकाने का इरादा रखता था? हाहा, द्वितीय स्तर की तलवार की मंशा। उसकी प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में बुरी नहीं है, किंग यूनजी ने उदासीनता से कहा। दुर्भाग्य से, इतना अच्छा अंकुर अंत में अखाड़े में मरने वाला है। वह मौत का हकदार है। युआन टोंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान को रोकते हुए कहा, मैं पहले सोच रहा था कि क्या युआन ये उसके हाथों मारा गया था या ग्रैंड मायरीड पर्वत के उन डाकबीस्ट्स के हाथों। अब ऐसा लगता है कि युआन ये की मौत संभवतः उसी ने की थी। युआन ये बिना किसी कारण के नहीं मर सकता, इसलिए मैं उसे व्यक्तिगत रूप से युआन ये से मिलने भेजूंगा। किंग यूनजी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, बेशक। मेरे मूल स्कूल के एक सदस्य को ऐसे कैसे मारा जा सकता है? अखाड़े में, जब उसने महसूस किया कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसे रोका जा रहा है, तो वेनरेन यू ने यांग यी को देखा और कहा, क्या तुमने आखिरकार अपने मुंह के रोकना बंद कर दिया है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके अंदर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और इसने यांग ये की तलवार की मंशा का प्रतिरोध किया। यहां तक उसके पास तलवार की मंशा के दमन और संयम के खिलाफ सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से, यांग ये की तलवार की मंशा केवल दूसरे स्तर पर थी, इसलिए यह उसे बहुत अधिक दबाने और नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। उसके दाहिने हाथ के इशारे से क्रिस्टल ब्लू रिंग एक बार फिर बाहर निकल आई। यह हवा में थोड़ा हिली और फिर यह तुरंत मुट्ठी के आकार की अनगिनत रिंगों में बदल गई जो बारिश की बूंदों के घने विस्तार की तरह यांग ये की ओर नीचे की ओर फैल गईं। जब उसने क्रिस्टल ब्लू रिंग्स के घने विस्तार को अपनी ओर गिरते देखा, तो यांग ये ने अपने हाथ में वायलेट स्पिरिट तलवार को लगातार लहराया। एक पल में, तलवार क्यूई के अनगिनत सुनहरे धागे जिनमें तलवार का इरादा था, वायलेट स्पिरिट की नोक से विस्फोटक रूप से बाहर निकले। यांग ये की सुनहरी गहन ऊर्जा से बनी तलवार क्यूई पहले से ही बेहद दुर्जेय थी। अब जब उन्हें दूसरे स्तर की तलवार के इरादे से बढ़ावा मिला था, तो यांग ये द्वारा अभी निष्पादित की गई तलवार क्यूई बेहद तेज और भयंकर हो गई थी। अखाड़े में एक बेहद शानदार दृश्य दिखाई दिया।
अनगिनत क्रिस्टल ब्लू रिंग्स और गोल्डन स्वॉर्ड क्यूई की असंख्य किस्में लगातार एक दूसरे से टकराती रहीं और फिर वे लगातार हवा में बिखरती रहीं जबकि विस्फोटों की अंतहीन गूंज सुनाई देती रही। पूरा अखाड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और गोल्डन स्वॉर्ड क्यूई और क्रिस्टल ब्लू रिंग्स की वजह से हुए नुकसान के कारण ढहने के कगार पर था। ऐसा लग रहा था मानो अखाड़ा किसी भी पल ढह जाएगा। जब उन्होंने अखाड़े पर भयानक दृश्य देखा तो अखाड़े के करीब मौजूद कुछ डिपोर्फर्स एक निश्चित दूरी पर पीछे हट गए थे। चाहे वह तलवार क्यूई के सुनहरे धागे हों या क्रिस्टल ब्लू रिंग्स, दोनों ही ऐसे हमले नहीं थे जिनका वे विरोध कर सकते थे और वे दुर्भाग्य नहीं सहना चाहते थे। टकराना। अचानक अखाड़े में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। उसके बाद पूरा अखाड़ा अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। अगले ही पल विशाल अखाड़ा चारों ओर मौजूद अनगिनत लोगों की अचंभित निगाहों के सामने ढह गया, जिससे धूल और गंदगी हवा में फैल गई। भाई भाई, जबकि आसपास के लोग अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे, दो आकृतियां अचानक अखाड़े के खंडहरों से उछलकर बाहर आ गईं। वे कोई और नहीं बल्कि यांग ये और वेनरेन यू थे। इस समय अनगिनत मुट्ठी भर क्रिस्टल ब्लू रिंग्स वेनरेन यू के चारों ओर तेज गति से घूम रहे थे। क्रिस्टल ब्लू रिंग्स अव्यवस्थित तरीके से नहीं घूम रहे थे, बल्कि वे एक अजीब प्रक्षेपवक्र के अनुसार तेज गति से घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वेनरेन यू के आसपास के इलाके में एक अदृश्य शक्ति भर गई हो और इसने वहां की जमीन और चट्टानों को लगातार चूर्ण चूर्ण कर दिया हो। यांग ये के हाथ में वायलेट स्पिरिट की तलवार थी जब वह उसके सामने खड़ा था और उस पर प्रकाश की किरणें लगातार टिमटिमा रही थीं। एक निश्चित समय पर यांग ये अचानक आगे बढ़ा और उसकी आकृति मौके पर ही गायब हो गई और पीछे एक छवि छोड़ गई, क्योंकि उसने वेनरेन यू की ओर विस्फोटक तरीके से गोली चलाई। अपने हाथ में वायलेट स्पिरिट तलवार के एक वार के साथ सुनहरी तलवार क्यूई की एक लड़ी ने विस्फोटक तरीके से वेनरेन यू की ओर गोली चलाई, जबकि वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। अध्याय 253, मैं हार मानता हूं। वेनरेन यू की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जब उसने देखा कि स्वर्ण तलवार क्यू की लड़ी विस्फोटक रूप से उसकी ओर बढ़ रही है और उसकी पतली उंगली के हल्के झटके के साथ एक अंगूठी तुरंत बिजली के बोल्ट की तरह आगे बढ़ी। टकराना। विस्फोट की आवाज के साथ अंगूठी और सुनहरी तलवार क्यूई तुरंत हवा में बिखर गई और फिर हवा की एक लहर चारों ओर बह गई। इस समय के दौरान यांग ये वेनरेन यू के सामने आ गया और अपने हाथों को मोड़कर वायलेट स्पिरिट क्षैतिज रूप से आगे बढ़ गया। अनुभव करना। क्योंकि तलवार के पीछे की ताकत बहुत भयानक थी, जहां भी वह गुजरती थी हवा पूरी तरह से टुकड़ों में फट जाती थी और दर्शकों के सिर में झुनझुनी पैदा करने वाली फुफकार तुरंत अखाड़े से गूंजती थी। वेनरेन यू की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई जब उसने वायलेट स्पिरिट तलवार में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया। उसने अतीत में यांग ये की शारीरिक शक्ति का अनुभव किया था और वह जानती थी कि अगर वह उसके सामने गई तो उसे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जब उसने यहां तक सोचा तो वेनरेन यू ने अपने हाथ से एक अजीब सी मुहर बनाई और फिर उसका पूरा शरीर अचानक हिल गया। उसके बाद एक धमाके की आवाज हुई और वह अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों में बदल गई जो आसपास की ओर फूट पड़ी। यांग ये की अभिव्यक्ति उस समय बदल गई जब वेनरेन यू अचानक उसके सामने से गायब हो गई थी और उसने आसन हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से ऊपर उठाते हुए पीछे मुड़ने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। टकराना। यांग ये के इस प्रहार से एक क्रिस्टल नीले रंग का छल्ला तुरंत उड़ गया। उसके बाद मैदान पर एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई दिया। अनगिनत क्रिस्टल ब्लू रिंग्स लगातार सभी दिशाओं से यांग ये की ओर बेहद चौंकाने वाले तरीके से आ रहे थे। जहां तक यांग ये की बात है, भले ही वह इस वजह से घबराया नहीं था, लेकिन समझदार नजर वाला कोई भी व्यक्ति यह देख सकता था कि यांग ये के लिए अभी यह थोड़ा मुश्किल था। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, जो नीचे खंडहरों पर क्रिस्टल ब्लू रिंग्स का सख्ती से विरोध कर रहा था, इंपीरियल पैलेस की दीवार पर खड़े सू किंगशी की आंखों में एक बार फिर चिंता की एक झलक उभरी। क्रिस्टल ब्लू रिंग एक मध्यम श्रेणी का अर्थ रैंक डार्क ट्रेजर था और यह एक ऐसा भी था जिसमें एक प्राकृतिक हथियार आत्मा थी। वेनरेन यू द्वारा अभी उपयोग की जा रही चौंकाने वाली युद्ध तकनीक के साथ जो ताकत उसने प्रकट की, वह कुछ ऐसी थी जिसका विरोध कुछ किंग रैंक के विशेषज्ञ भी नहीं कर पाए। बैंगनी आत्मा एक बार एक दाव कलाकृति थी, लेकिन इसकी हथियार आत्मा गहरी नींद में थी और इस तथ्य के साथ कि यह अपने मूल स्वरूप का केवल आधा हिस्सा था, यह उस क्रिस्टल नीले रंग की अंगूठी का विरोध कैसे कर सकता था। दूसरी तरफ फ्लावर पैलेस की कैफैंग ने पहली बार मुस्कुराहट दिखाई। यहां तक उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यांग ये की ताकत उसकी उम्र के हिसाब से वाकई अच्छी थी। लेकिन तो क्या, फ्लावर पैलेस की युवा पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट शिष्या के रूप में, चाहे वह साधना तकनीक हो, युद्ध तकनीक हो और सभी पहलुओं में उसे जो मार्गदर्शन मिला, फ्लावर पैलेस ने उसे सर्वश्रेष्ठ दिया था। लेकिन यांग ये के बारे में क्या? तो इस युद्ध में यांग यी का मरना तय था। ऐसा सिर्फ कैफैंग के साथ नहीं हुआ। लिन शियुरान जो नीचे से लड़ाई देख रहा था, उसने भी ऐसा ही सोचा। कहने की जरूरत नहीं कि यांग ये ने जो ताकत दिखाई, उससे उसे खतरा महसूस हुआ। बेशक यह महज एक मामूली खतरा था। भले ही यांग ये ने दूसरे स्तर की तलवार की मंशा प्रकट की हो,
लिन शियुरान को अभी भी यांग ये को हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। बेशक इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था अगर यांग ये की मौत वेनरेन्यू के हाथों हुई। सभी को लगा कि यांग ये निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन वेनरेन्यू जो अखाड़े के खंडहरों पर लड़ रही थी, उसने ऐसा नहीं सोचा था। उस दिन जब वे असेंशन माउंटेन रेंज पर थे, तो उसने यांग ये की तलवार नियंत्रण की अजीब तकनीक देखी थी। अगर यांग ये ने उस तकनीक का इस्तेमाल किया, तो उसके सामने आने वाली इस मुसीबत से निपटना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि इस क्षण तक भी यांग ये ने इसका उपयोग नहीं किया था और इससे वेनरेन्यू बेहद हैरान हो गई थी। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया, और फिर उसने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और यांग ये की ओर हल्के से चिल्लाया, जाल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्रिस्टल ब्लू रिंग्स तुरंत तेज गति से घूमने लगीं। अगले ही पल वे सभी यांग यी की ओर इतनी तेजी से नीचे गिरी कि उनकी नजर उन पर नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत यांग ये को घेर लिया। यह दृश्य देखकर आसपास मौजूद असंख्य दर्शकों ने तुरंत अपना सिर हिला दिया, जबकि कई लोग तो एक बार फिर चर्चा करने लगे, यांग ये आखिरकार हारने वाला है। मुझे पता था, एक बार जब वह उस रहस्यमय राजा रैंक डाकबीस्ट की सहायता खो देता है, तो वह एक सच्चे विशेषज्ञ का सामना करने पर पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। अफसोस, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यांग ये जो पहले से ही दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ चुकी है, वेनरेन्यू से हार जाएगी। वह वास्तव में फ्लावर पैलेस की युवा पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट शिष्या होने की हकदार है। मुझे लगता है कि अगर यांग ये ने तलवार की मंशा को नहीं समझा होता, तो वह शायद उसकी 3 चालों का विरोध करने में असमर्थ होता, है ना? 3 चालें। तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। अगर वह एक भाग्यशाली कमीना नहीं होता जो तलवार की मंशा को समझता, तो 3 चालों की बात तो दूर, वह उसकी एक भी चाल का विरोध नहीं कर पाता। अखाड़े के खंडहरों पर वेनरेन्यू ने यांग ये को देखा जो अनगिनत क्रिस्टल नीले छल्लों से घिरा हुआ था, और फिर उसने अपना सिर हल्के से हिलाया जबकि उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। झनकार। ठीक इसी समय क्रिस्टल नीले छल्लों द्वारा बनाए गए घेरे के केंद्र से अचानक तलवार की एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, और इसने आसपास के असंख्य दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। आसपास के अनगिनत दर्शकों की अचंभित निगाहों के सामने क्रिस्टल ब्लू रिंग्स के बीच से एक सुनहरी तलवार की रोशनी चमक उठी। अगले ही पल उन सभी ने एक बहुत बड़ा धमाका सुना, जब यांग ये को घेरे हुए क्रिस्टल ब्लू रिंग्स उड़ गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक आकृति विस्फोटक रूप से वेनरेन्यू की ओर बढ़ रही है। जब उसने यह दृश्य देखा, तो सू किंगशी ने तुरंत राहत की सांस ली, और उसका गुस्सा कम हो गया। इसके विपरीत कैफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, और उसका चेहरा उदास हो गया। यांग ये ने 30 मीटर से ज्यादा की दूरी तय करने में सिर्फ एक सांस से भी कम समय लगाया था। जब उसने वेनरेन्यू को देखा जो उसके ठीक सामने खड़ी थी, तो उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी, और उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा वायलेट स्पिरिट में हिंसक रूप से उमड़ पड़ी, इससे पहले कि वह उसे खींचे और तेजी से घुमाए। वेनरेन्यू की आंखों में आश्चर्य की एक झलक तब उभरी जब उसने यांग ये को उसके खिलाफ हमला करते देखा। उसने उन क्रिस्टल ब्लू रिंग्स के घेरे को कैसे तोड़ा। हालांकि वह बेहद हैरान थी, लेकिन उसके पास अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि यांग ये ने उसके खिलाफ एक भयंकर हमला किया था। पहले की तरह वेनरेन्यू की आकृति हिल गई और अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों में बदल गई, जैसे ही वह मौके पर गायब हो गई, और फिर वह यांग ये के बाईं ओर दिखाई दी। उसके बाद उसके हाथ में एक अंगूठी यांग ये की गर्दन की ओर कट गई। यांग यी को इसकी उम्मीद थी, और जैसे ही वह गायब हुई, वह एक तरफ हट गया, और फिर वायलेट स्पिरिट ने अत्यंत स्वाभाविक तरीके से उसकी बाईं ओर क्षैतिज रूप से वार किया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वेनरेन्यू अपनी मर्जी से यांग ये की तलवार से कट जाने के लिए आगे बढ़ी थी। वेनरेन्यू के चेहरे पर भाव बदल गए, और उसकी आंखों में आश्चर्य भी झलकने लगा। उसने मेरी हरकतों की दिशा कैसे समझी? उसे सोचने का समय ही नहीं मिला और उसने रहस्यमयी हरकत करने की तकनीक को अंजाम दिया और फिर से वहीं गायब हो गई। उसके बाद वह यांग ये के दाईं ओर दिखाई दी। हालांकि जब वह यांग ये के दाईं ओर प्रकट हुई, तो यांग ये की तलवार जो बाईं ओर घूम रही थी, अचानक दाईं ओर घूमने लगी थी, और वह ठीक उसी स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां वेनरेन्यू अभी प्रकट हुई थी। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो शाही महल की दीवारों पर बनी सभी महान हस्तियों के हाव भाव बदल गए थे। यहां तक कि युआन टोंग जो हमेशा उदासीन और शांत रहता था, वह भी गंभीर और हैरान चेहरे के भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। वेनरेन्यू द्वारा निष्पादित की गई आंदोलन तकनीक स्वाभाविक रूप से खामियों से भरी हुई थी, और उनके पास मौजूद ताकत और विवेकशील क्षमता के साथ वे स्वाभाविक रूप से इस रहस्यमय आंदोलन तकनीक से आसानी से निपटने में सक्षम थे। लेकिन यांग ये ऐसा कैसे कर सकता था? आखिरकार यांग ये अभी केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था। वह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में रहते हुए एक पृथ्वी रैंक तकनीक की खामियों को देख सकता है। यह तर्कसंगत नहीं है, चाहे जो भी हो। लेकिन अगर यांग ये ने इस पृथ्वी रैंक तकनीक की खामियों को नहीं देखा होता, तो वह लगातार वेनरेन्यू को नीचे गिराने की पहल कैसे कर पाता? यह बच्चा वास्तव में रहस्यमय है। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, लीसी ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा,
बाईक्यू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अगर वह अपने युद्ध के अनुभव के आधार पर ऐसा करने में सक्षम था, तो क्या यह थोड़ा डरावना नहीं है? लेकिन यह असंभव लगता है। अगर यह युआन टोंग था, तो यह संभव हो सकता है। आखिरकार, युआन टोंग ने किंवदंती के युद्ध के इरादे को समझ लिया है। हालांकि, अगर ऐसा नहीं है, तो वह इसे कैसे पूरा करने में सक्षम था? मैंने शुरू में सोचा था कि दूसरे स्तर की तलवार की मंशा उसकी सीमा थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने अभी तक अपनी असली ताकत और तुरुप के पत्ते भी नहीं दिखाए हैं। अफसोस, वह जितनी अधिक चौंकाने वाली ताकत और क्षमता प्रकट करता है, उतना ही असंभव है कि फ्लावर पैलेस, घोस्ट सेक्ट और ओरिजिन स्कूल उसे जीवित रहने दें। कितना अफसोस की बात है। ली सी ने बोलते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या होगा अगर वह आरोही रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर ले? बाईची ने यही सवाल एक बार फिर पूछा। तब तलवार संप्रदाय, तावीज मास्टर एसोसिएशन और हम दोनों अंधे हो गए। ली सी ने यांग ये को देखा और वह हल्की आवाज में बोला। अखाड़े के खंडहरों पर यांग ये और वेनरेन यू अलग हो गए थे। वेनरेन यू ने उसे घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने ऐसा कैसे किया? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई टिप्पणी नहीं। यदि आप अभी भी मुझे मारना चाहते हैं, तो उस दाव आर्टिफैक्ट का उपयोग करें जिसके बारे में अफवाहों के अनुसार आपके पास है। वेनरेन यू चुप हो गई। थोड़ी देर बाद, उसने यांग ये को देखा और कहा, पहला स्थान प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर आपको कितना भरोसा है? यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने हैरान स्वर में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जवाब दो। जब उसने उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा, तो यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, 50%। यह सुनते ही वेनरेन यू की पलकें झपक गईं। 50% विश्वास? क्या यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही आश्वस्त नहीं है? 50% आत्मविश्वास क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि यांग यी को युआन टोंग के बराबर होने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। उसे इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? वेनरेन यू एक बार फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद, उसने यांग ये की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जीतने का 50% भरोसा है। जैसे ही उसने ये शब्द बोलना समाप्त किया, वह पीछे मुड़कर लीसी की ओर देखने लगी जो दूर खड़ा था और बोली, मैं हार स्वीकार करती हूँ। वेनरेन यू की बात सुनते ही आसपास के लोगों में कोलाहल मच गया। फ्लावर पैलेस के वेनरेन यू ने हार मान ली। हार मान ली? इसका क्या मतलब है? वेनरेन यू की हरकतों से आसपास के सभी लोग थोड़े हैरान थे। इस समय यांग ये भी थोड़ा चकित था। उसे यह एहसास हो गया था कि वेनरेन यू ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाती, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वेनरेन यू वास्तव में हार मान लेगी। अध्याय 254, हाओमिंग। जिस क्षण वेनरेन यू ने हार स्वीकार की, कैफैंग की अभिव्यक्ति तुरंत भयावह रूप से उदास हो गई। वह लगातार वेनरेन यू के अपने असली तुरुप के पत्ते का उपयोग करने का इंतजार कर रही थी। कैफैंग की राय में, भले ही यांग ये अचानक काफी रहस्यमय हो गया हो, लेकिन वेनरेन यू द्वारा अपने असली तुरुप के पत्ते का उपयोग करने के बाद यांग ये निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि, उसने कभी नहीं सोचा था कि वेनरेन यू सीधे हार स्वीकार कर लेगी। इस वजह से वह क्रोध से अभिभूत हो गई और क्यूई विचलन से पीड़ित हो गई। वेनरेन यू ने हार क्यों स्वीकार की? खुद वेनरेन यू के अलावा शायद ही कोई और इसका जवाब जानता हो। वेनरेन यू अभी मैदान से बाहर निकली ही थी कि कैफैंग उसके पास आ गया, और कैफैंग ने गुस्से से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वेनरेन यू ने कैफैंग की ओर देखा और फिर कहा, मैं महल की सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। कैफैंग ने जब यह सुना तो वह क्रोधित हो गई और उसने गुस्से से कहा, महल की सजा? छोटी जू, सच कहूं तो मैं इस बात से नाराज नहीं हूं कि तुमने यांग ये को जीवित रहने दिया, क्योंकि एक बार आरोही रैंकिंग समाप्त हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से मृत्यु से बच नहीं पाएगा। मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने प्रतियोगिता छोड़ दी। अपनी ताकत के साथ, तुम शीर्ष 3 पर कब्जा करने में पूरी तरह सक्षम हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस बात से अवगत नहीं हो कि महल को मिलने वाले लाभ तुम्हारी रैंकिंग के साथ बढ़ते हैं? वेनरेन यू चुप रही और एक भी शब्द नहीं बोली। इससे कैफैंग और भी क्रोधित हो गया, लेकिन वह इसके प्रति असहाय थी। भले ही वेनरेन यू प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में केवल एक आंतरिक दरबारी शिष्य थी, लेकिन फ्लावर पैलेस में वेनरेन यू का दर्जा कैफैंग से भी अधिक था, जो संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। क्योंकि वह आंतरिक दरबारी शिष्य थी जिसके पास सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता थी। हालांकि सभी अभी भी हैरान थे, फिर भी प्रतियोगिता जारी रही। ग्रैंडकिन साम्राज्य जैसे विशालकाय व्यक्ति की अध्यक्षता में प्रतियोगिता चल रही थी। 2 घंटे से भी कम समय में एक बार फिर चौक पर एक नया अखाड़ा दिखाई दिया। कुछ ही समय में, सभी ने यह सोचना बंद कर दिया कि वेनरेन यू ने हार क्यों स्वीकार की, क्योंकि युआन टोंग अखाड़े में चढ़ गया था। युआन टोंग का प्रतिद्वंद्वी बाइहे नामक एक स्वतंत्र साधक था। बाइहे का रूप थोड़ा खुरदुरा था और उसका शरीर मजबूत था। अगर वह लीसी की परीक्षा में पास नहीं होता, तो दर्शक शायद यह भी सोचते कि अब उसकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है।
जब उसने सुना कि उसका प्रतिद्वंद्वी युआनटोंग है, तो बाई हे ने अपने चेहरे पर कोई दुख नहीं दिखाया और उसने एक बड़ी कृपाण निकाली जिस पर एक राक्षस का सिर बना हुआ था। उसने कृपाण को अपने कंधे पर टिकाया और फिर वह अखाड़े में चला गया। आसपास के लोगों की उत्सुकता के बीच युआनटोंग भी मैदान में दिखाई दिया। जैसे ही युआनटोंग की आकृति वहां दिखाई दी, आसपास की भीड़ तुरंत उत्साह से भर गई। युआनटोंग, एक हिट, युआनटोंग, एक हिट, एक हिट। जब से युआनटोंग ने अखाड़े में चढ़ना शुरू किया था, तब से उसका कोई भी प्रतिद्वंद्वी उसके एक भी वार का सामना नहीं कर पाया था। अब दर्शक एक बार फिर ऐसी ही किंवदंती देखना चाहते थे। युआनटोंग ने मुस्कुराते हुए दर्शक को देखा और फिर उसने बाई हे की ओर देखा जिसने अपने कंधे पर बड़ी कृपाण रखी हुई थी। युआनटोंग ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रही, जिससे वह एक विशेषज्ञ के सुरुचिपूर्ण व्यवहार को पूरी तरह से प्रकट कर रहा था। किसी ने यह नहीं कहा कि युआनटोंग शांत रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि युआनटोंग के पास ऐसा करने की ताकत थी। भले ही इससे कई लोग नाखुश थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जब ली सी ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की, तो सभी की निगाहें बाई हे पर चली गईं। अब वे सभी देखना चाहते थे कि क्या बाई हे युआनटोंग के एक भी हमले का सामना कर पाएगा। इस समय बाई हे को काफी दबाव महसूस हुआ। बेशक जो कोई भी युआनटोंग का प्रतिद्वंद्वी बनता है, वह दबाव महसूस करेगा। हालांकि उसे दबाव महसूस होने पर भी लड़ना था। भले ही वह हार मान ले, उसे युआनटोंग के साथ कम से कम 2 वार करने के बाद हार माननी होगी, अन्यथा यह वास्तव में उसके लिए अपमानजनक होगा। बाई हे ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपने कंधे से कृपाण उठाया। उसने उसे दोनों हाथों से थामा, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसमें पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी। और फिर अचानक बाई हे के शरीर के चारों ओर एक हिंसक तूफान आया, जिससे बाई हे जिस कठोर जमीन पर खड़ा था, वह इंच इंच दरकने लगी। आसपास के कई दर्शक यह दृश्य देखकर चौंक गए और उन्होंने खुद से कहा, बाई हे ने शीर्ष 8 में प्रवेश करने के लिए केवल भाग्य पर भरोसा नहीं किया, और उसके पास कुछ ताकत भी है। हालांकि युआनटोंग के सामने यह वास्तव में थोड़ा कमजोर है। युआनटोंग जो बाई हे के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर अभी भी उदासीन भाव था और उसने हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने बाई हे को ताकत जमा करने की अनुमति दी। एक निश्चित समय पर बाई हे की आंखों में एक क्रूर भाव की झलक दिखाई दी और फिर उसने दोनों हाथों से बड़ी कृपाण को पकड़ लिया और उसे युआनटोंग की ओर तेजी से नीचे की ओर फेंक दिया। एक पल में कृपाण की नोक से 10 मीटर से अधिक लंबी एक सफेद रंग की रोशनी की किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली। चूंकि इस कृपाण की रोशनी में निहित ऊर्जा बहुत भयानक थी, इसलिए बाई हे के पैरों से युआनटोंग तक लगभग 0.5 मीटर चौड़ी और कुछ मीटर गहरी दरार फैल गई थी। युआनटोंग आखिरकार तब आगे बढ़ा जब भयानक कृपाण की रोशनी उससे 1.5 मीटर से भी कम दूरी पर आ गई थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में कस लिया और फिर उसने कृपाण की रोशनी पर अपनी मुट्ठी पटक दी। एक पल में ऊर्जा से बनी एक मुट्ठी विस्फोटक रूप से बाहर निकली। चारों ओर से आती उत्सुकता भरी निगाहों के बीच मुट्ठी और कृपाण की रोशनी हवा में एक दूसरे से टकरा गईं। टकराना, अखाड़े में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और गूंज उठा, और फिर ऊर्जा से बनी मुट्ठी एक तीखी तलवार की तरह लग रही थी जो सड़ी हुई लकड़ी में घुस गई और इसने कृपाण की रोशनी को तुरंत तितर-बितर कर दिया। उसके बाद यह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ और बाई हे के सामने पहुंचा और बाई हे की छाती पर टूट पड़ा। आसपास के दर्शकों की अचंभित निगाहों के सामने बाई हे को उड़ा दिया गया, या यूं कहें कि उसे सीधे मैदान से उड़ा दिया गया। कुछ क्षण तक स्तब्ध रहने के बाद भीड़ ने मैदान में खड़े युआनटोंग पर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। युआनटोंग, युआनटोंग, एक हिट, एक हिट, मार्शल भगवान, मार्शल भगवान। अनगिनत आवाजें एक साथ एकत्रित हुईं और 9 आकाशों को हिला दिया। दूसरी ओर एसेंशन रैंकिंग के शेष प्रतिभागियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। युआनटोंग की ताकत को वास्तव में अथाह बताया जा सकता है, और उन्हें लगा कि युआनटोंग इतनी ताकत के साथ एसेंशन रैंकिंग में भाग लेकर वास्तव में एक बदमाशी कर रहा था। युआनटोंग ने नीचे बैठे दर्शकों की ओर मुस्कुराकर देखा और फिर वह अखाड़े से छलांग लगाकर वापस वहीं आ गया जहां वह युद्ध से पहले खड़ा था। अगर यह मार्शल गॉड बनने के उसके रास्ते के लिए नहीं होता, तो वह आरोही रैंकिंग में भाग नहीं लेता, क्योंकि आरोही रैंकिंग उसके लिए एक खेल की तरह थी। यह वास्तव में बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था। युआनटोंग के अखाड़े में उतरने के बाद ली सी एक बार फिर वहां दिखाई दिए। उन्होंने उत्साह से जयकारे लगा रहे और उबल रहे लोगों की ओर देखा, और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। अगर युआनटोंग वास्तव में मार्शल गॉड बन जाता है, तो उसकी शक्ति और प्रभाव के साथ उसका एक भी आह्वान निश्चित रूप से भविष्य में अनगिनत गूढ़ लोगों को उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह साम्राज्य के लिए बेहद हानिकारक है। जब उसने इस दृश्य के बारे में सोचा, तो ली सी ने हल्की आह भरी। यह बहुत अच्छा होगा अगर कोई अब युआनटोंग को रोकने में सक्षम हो। लेकिन क्या यह संभव भी है? युआनटोंग ने अब जो ताकत दिखाई है, उसके आधार पर इन प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के गहनज्ञों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकते।
शायद केवल एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ही उसे रोकने में सक्षम होगा। दरअसल सिर्फ ली सी ही युआन टोंग को खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि ओरिजिन स्कूल के विरोधी दूसरी ताकतें भी ऐसा करना चाहती थीं। यहाँ तक फ्लावर पैलेस और स्नो पैलेस के भी ऐसे इरादे थे। क्योंकि चाहे कोई भी ताकत क्यों न हो, वे सभी नहीं चाहते थे कि ओरिजिन स्कूल अगले 1000 सालों तक उनसे ऊपर रहे। लेकिन ऐसा करने की चाहत के बावजूद भी उनमें से किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई ताकत युआन टोंग के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत करती, तो इसका नतीजा यह होता कि ओरिजिन स्कूल से उसे भयंकर बदला लेना पड़ता। दक्षिणी क्षेत्र में संभवतः केवल 2 टाइटन्स ही थे, ग्रैंड किन साम्राज्य और डार्कबीस्ट साम्राज्य, जो ओरिजिन स्कूल के उन्मादी प्रतिशोध को झेल सकते थे। हालांकि ये दोनों टाइटन्स भी ओरिजिन स्कूल के रिवर्स स्केल पर जल्दबाजी में हाथ नहीं डालेंगे। क्योंकि एक बार जब उन्होंने इस असाधारण संप्रदाय को नाराज कर दिया, तो भले ही वे युद्ध जीत गए हों, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और शायद पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएं। दक्षिणी क्षेत्र में सिर्फ अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता होना ही पर्याप्त नहीं था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय नष्ट हो सकता था। अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के अलावा व्यक्ति को एक शक्तिशाली समर्थन की भी आवश्यकता होती है। जब तक किसी के पास शक्तिशाली समर्थन है, तब तक उसके पास सफलतापूर्वक एक विशेषज्ञ के रूप में परिपक्व होने का मौका है। ठीक वैसे ही जैसे यांग ये अभी है। क्योंकि उसके पास ओरिजिन स्कूल जैसा मजबूत समर्थन नहीं था, इसलिए सभी को लगा कि वह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। कुछ ही समय में अगली लड़ाई शुरू हो गई और लेंग शिनरान अखाड़े में चढ़ गई। उसका प्रतिद्वंद्वी लियू कबीले का शिष्य लियू फैंग था। इस लड़ाई के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। 10 से भी कम आदान प्रदान के बाद लेंग शिनरान ने लियू फैंग को हरा दिया था। इसने अखाड़े के नीचे मौजूद अनगिनत दीपहोटर्स को एक बार फिर से अंतहीन जयकार करने पर मजबूर कर दिया। युआन टोंग के अलावा लेंग शिनरान और वेन रेन यू को शीर्ष 8 में सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। बेशक उनके पास जो ताकत थी, उसके अलावा यह उनकी अपनी सुंदरता के कारण भी था। आखिरकार सुंदरियों का हमेशा कहीं भी स्वागत किया जाता है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वे दोनों महलों की दुर्जय सुंदरियां थीं। दुर्भाग्य से वेन रेन यू ने हार मान ली थी और उनकी यात्रा शीर्ष 8 पर ही रुक गई थी। ब्राइट मून संप्रदाय के हाओ मिंग के खिलाफ लिन जियुरान। ठीक इसी समय लीसी की आवाज एक बार फिर सभी के कानों के पास गूंजी। अखाड़े में लिन शियुरान ने काले लोहे की तलवार पकड़ी और हाओ मिंग को देखा, जो उसके सामने खड़ा था। हाओ मिंग का फिगर थोड़ा मोटा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी। युआन टोंग की मुस्कान के विपरीत हाओ मिंग की मुस्कान सच्ची लगती थी, और यह बिल्कुल भी मजबूर या नकली नहीं लगती थी। बेशक इससे लिन जियुरान पीछे नहीं हटेगी। अपनी चाल चलो, लिन जियुरान ने हाओ मिंग को देखते हुए उदासीनता से कहा। सच कहूं तो उसने शुरू से ही हाओ मिंग को गंभीरता से नहीं लिया था, और उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी युआन टोंग, वेन रेन यू और लेंग शिनरान होने चाहिए। ठीक है, यांग ये को भी एक माना जा सकता है। जहां तक हाओ मिंग की बात है, तो उसने वास्तव में हाओ मिंग को गंभीरता से नहीं लिया। हाओ मिंग लिन जियुरान के तिरस्कारपूर्ण लहजे से नाराज नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और फिर उसकी आकृति विस्फोटक रूप से लिन जियुरान की ओर चमक उठी। लिन शियुरान के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी जब उसने हाओ मिंग को अपनी ओर तेजी से आते देखा। अपनी कलाई के एक हल्के से मूवमेंट के साथ एक लेवल की तलवार की मंशा उभरी और तुरंत हाओ मिंग को घेर लिया। तलवार की मंशा के प्रकट होने से हाओ मिंग की गति तुरंत धीमी हो गई, और जब लिन शियुरान ने यह देखा तो उसके मुंह के कोनों पर तिरस्कार की झलक और भी बढ़ गई। हालांकि ठीक इसी समय हाओ मिंग की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई, और वह लिन जियुरान की ओर एक ऐसी गति से बढ़ा जो पहले से कई गुना अधिक थी। बस एक पल में वह पहले से ही लिन जियुरान के सामने पहुंच गया था, और फिर ऊर्जा से बने अनगिनत हथेलियां आकाश और पृथ्वी को ढंक कर लिन जियुरान की ओर नीचे की ओर बढ़ी, जो थोड़ा स्तब्ध था। अध्याय 255 मेरे हमले से बचो। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना ने लिन जियुरान को थोड़ा स्तब्ध कर दिया, लेकिन वह जल्दी ही अपने सदमे से उबर गया। उसके बाद उसने अपनी कलाई घुमाई और फिर काले लोहे की तलवार से कई तलवार की रोशनी निकली और तुरंत हाओ मिंग की ऊर्जा हथेलियों को चूर्ण में बदल दिया। हालांकि ठीक इसी समय हाओ मिंग अचानक और चौंकाने वाले तरीके से लिन जियुरान के दाईं ओर प्रकट हुआ था। उसके बाद एक खंजर जो एक भयावह और ठंडी चमक से भरा हुआ था, हवा में तेजी से सीटी बजाता हुआ लिन जियुरान की गर्दन की ओर बढ़ा। लिन जियुरान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसने अचानक काले लोहे की तलवार को हाओ मिंग की ओर घुमाया, और यह हाओ मिंग के खंजर से भी थोड़ी तेज थी। क्योंकि लिन जियुरान का हमला उसके अपने हमले से बहुत तेज था, हाओ मिंग के पास उसके हमले को रोकने और लिन जियुरान की तलवार को रोकने के लिए खंजर को नीचे की ओर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झंकार, खंजर और तलवार के बीच टकराव से एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी, तथा आसपास की ओर चिंगारियां निकलीं। ठीक उसी समय जब लिन शियुरान ने एक और हमला करने का इरादा किया, हाओ मिंग ने अपने खंजर से हल्का बल लगाया और टक्कर से मिली प्रतिक्रिया शक्ति पर भरोसा करते हुए पीछे की ओर पलट गया।
जमीन पर उतरने के बाद उसने लिन शियुरान की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, भाई शियुरान की ताकत कमाल की है। मैं हार मानता हूँ। जब उसने हाओ मिंग की बात सुनी तो लिन शियुरान ने हाओ मिंग की तरफ गहराई से देखा। लिन शियुरान के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके सामने मुस्कुराता हुआ यह आदमी, हाओ मिंग, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। बेशक, भले ही हाओ मिंग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई हो, लिन शियुरान को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह बस इस बात से हैरान था कि हाओ मिंग ने अचानक हार क्यों मान ली। दूसरी ओर, जबकि लिन जियुरान हैरान था, हाओ मिंग अखाड़े से चला गया था। हाओ मिंग की हार स्वीकारोक्ति वैनरेन यू की तरह नहीं थी, और इसने भीड़ को हैरान महसूस करते हुए इस पर उत्साहपूर्वक चर्चा करने का कारण नहीं बनाया। उन्हें उससे कभी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब उसने अब हार स्वीकार की, तो उन्होंने इसे इस तरह लिया कि वह वास्तव में लिन जियुरन का मुकाबला करने में असमर्थ है। आखिरकार, लिन जियुरन ने दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया था। हाओ मिंग की हार स्वीकार करने के साथ ही शीर्ष 4 का चयन हो चुका था। वे थे ओरिजिन स्कूल के युआन टोंग, स्नो पैलेस के लेंग शिनरान, स्वॉर्ड सेक्ट के यांग ये और लिन जियुरान। इस बिंदु पर लड़ाइयां और अधिक तीव्र होती चली गईं, क्योंकि शीर्ष 4 में से कोई भी कमजोर नहीं था, और युआन टोंग की अपने विरोधियों को एक ही वार से हराने की किंवदंती शायद यहीं रुक जाती। जब वे यांग ये और लिन शियुरान को अखाड़े में खड़े हुए देखते हैं, तो अनगिनत लोग भावनाओं से भरकर आहें भरते हैं। किसी ने कब सोचा था कि यांग ये और यह अनजान साथी, लिन शियुरान, वास्तव में असेंशन रैंकिंग के शीर्ष 4 में अपनी जगह बनाने में सक्षम होंगे। बेशक, इससे उन्हें और भी आश्चर्य हुआ कि यांग ये और लिन शियुरान दोनों ने तलवार की मंशा को समझ लिया था। इसके अलावा, वे दोनों सिर्फ तलवार की मंशा के पहले स्तर पर नहीं थे। इस समय, यूहिंग जितना ज्यादा यांग ये को देखता, वह उतना ही उसकी आंखों को भाता। चाहे वह यांग ये के बारे में कुछ भी सोचता हो, यांग ये इस समय उसकी आंखों को बहुत भाता था। क्यों? क्योंकि यांग ये ने शीर्ष 4 में अपनी जगह बनाई थी। जब तक यांग ये बच जाता, तब तक तलवार संप्रदाय अपनी शर्मनाक स्थिति को बदल सकता था, और यह ठीक इसी वजह से था कि उसे लगा कि यांग ये इस समय आंखों को बहुत भाता है। बेशक, जहां तक रैंकिंग समाप्त होने के बाद यांग यी की स्थिति का सवाल है, उसने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। लीसी मैदान में दिखाई दिए, और फिर उन्होंने यांग यी और अन्य लोगों को देखते हुए हल्के से सिर हिलाया। उसके बाद, उन्होंने कहा, शीर्ष 4 में प्रवेश करने के लिए बधाई। असेंशन रैंकिंग के नियमों के अनुसार, प्रतियोगिता के दौरान सबसे खराब रिकॉर्ड वाले शीर्ष 4 में से जो व्यक्ति अपना प्रतिद्वंद्वी चुन सकता है। जब उसने यहां तक बात की, तो लीसी ने लिन शियुरान को देखा। यांग ये, युआन टोंग और लेंग शिरान ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी थी, जबकि केवल लिन शियुरान ने किन योरान के साथ ड्रॉ का अनुभव किया था। दूसरे शब्दों में, उसका रिकॉर्ड सबसे खराब था। लिन जियुरान की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी भद्दी हो गई। बेशक, उसने लीसी को गंदी नजर से देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह इस हद तक दुस्साहसी नहीं था। लिन जियुरान ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसकी नजर एक पल के लिए युआन टोंग पर रुक गई, फिर उसने लेंग जियुरान पर नजर डाली। अंत में, उसकी नजर यांग ये पर पड़ी, और फिर वह आगे नहीं बढ़ी। जब उन्होंने यह देखा, तो लीसी ने थोड़ा सिर हिलाया, और अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ, लेंग शिनरान और युआन टोंग तुरंत मैदान से गायब हो गए। लिन जियुरान तलवार संप्रदाय के यांग ये के खिलाफ। लीसी की आवाज उनके जाने के बाद अखाड़े में गूंज उठी। जब उसने लिन शियुरान को यांग ये को चुनते देखा, तो सू किंगशी की खूबसूरत भौहें सिकुड़ गईं, जबकि उसके बगल में खड़े यूहिंग ने भी भौहें सिकोड़ लीं। कोई बात नहीं, यांग ये इस समय तलवार संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसलिए, अगर लिन शियुरान ने यांग ये को मार दिया, तो यह तलवार संप्रदाय के लिए बुरी खबर होगी। बेशक, अगर यांग ये ने लिन जियुरान को मार दिया, तो यह सबसे बुरा होगा। हालांकि यह असंभव था। संक्षेप में, लिन शियुरान की हरकतों ने यूहिंग को थोड़ा नाराज कर दिया था, जो शुरू में उसके बारे में अच्छी धारणा रखते थे। यूहिंग ने अपने दिल में कहा, यह लिन शियुरान वास्तव में तलवार संप्रदाय के हितों पर विचार करने में विफल रहता है। इस समय, किंग यूनजी ने एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। शुरू से ही, उसने अनुमान लगाया था कि लिन शियुरान तलवार संप्रदाय से संबंधित था। अब, जब उसने यूहिंग और सुकिंगशी के भावों को देखा, तो वह और भी निश्चित हो गया कि लिन शियुरान निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय का सदस्य था। फिर भी, अब तलवार संप्रदाय का एक शिष्य तलवार संप्रदाय के खिलाफ जा रहा था। इसके अलावा, लिन शियुरान की उपस्थिति के आधार पर, यह एक सामान्य लड़ाई भी नहीं लग रही थी। मैदान पर, लिन जियुरान ने यांग यी को देखा और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी विजेता का फैसला कर पाएंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में आवश्यक नहीं है क्योंकि मैंने तलवार संप्रदाय के भविष्य की जिम्मेदारी लेने के अवसर के लिए आपसे लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने आपको पहले भी यह बताया है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। चूंकि यह ऐसा है, तो चलो लड़ाई करते हैं। लिन शियुरान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चूंकि आपने तलवार के इरादे को समझ लिया है,
तो मुझे लगता है कि तलवार दाव में आपकी उपलब्धियां खराब नहीं हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता है कि तलवार दाव के मामले में मैं युवा पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति से नहीं हारूंगा। आज देखते हैं कि तलवार दाव में असली प्रतिभाशाली कौन है। मैं पूरे तलवार संप्रदाय को यह एहसास कराऊंगा कि मुझे चुनकर उन्होंने कोई गलती नहीं की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन ज़ियुरान ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर दूसरे स्तर की तलवार की मंशा यांग ये की ओर बढ़ी। उसकी तलवार की मंशा भौतिक प्रतीत हो रही थी। जहां भी वह गुजरी, हवा पूरी तरह से टुकड़ों में बंट गई जबकि आसपास के क्षेत्र में लगातार विस्फोटों की गूंज सुनाई दे रही थी। यांग ये ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने अपनी तलवार की मंशा जारी की। दो बेहद तीखे और भयंकर तलवार के इरादे हवा में एक दूसरे से भिड़ गए। वहां का स्थान तुरंत हिलने लगा जबकि मैदान के पूरे मैदान पर मकड़ी के जाले की तरह बारीक दरारें फैलने लगीं। इसके अलावा, ये दरारें बहुत तेज गति से आसपास की ओर फैल रही थीं। अखाड़े के नीचे खड़ी भीड़ यह दृश्य देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठी। क्या तलवार की मंशा इतनी भयानक है? अगर हम अखाड़े में चढ़ते हैं, तो उन दोनों को शायद हमला करने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम उनकी तलवार की मंशा का विरोध भी नहीं कर पाएंगे। यह वाकई भयानक है। तलवार दाव में जिन प्रतिभाओं ने तलवार के इरादे को समझ लिया है, वे वास्तव में बेहद डरावने हैं। अगर युआनटोंग जैसे असाधारण राक्षसी प्रतिभा ने आरोही रैंकिंग में भाग नहीं लिया होता, तो इस साल की आरोही रैंकिंग शायद उन दोनों के लिए एक मंच होती। दुर्भाग्य से, युआनटोंग भाग ले रहा है। इसलिए, जिन्होंने दूसरे स्तर की तलवार के इरादे को समझ लिया है, वे केवल युआनटोंग के लिए विपरीत भूमिका निभा सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि युआनटोंग की ही पीढ़ी से होना उनका दुर्भाग्य है। युआनटोंग को भूल जाओ। तलवार दाव के इन प्रतिभाशाली लोगों में से कौन जीतेगा? उन दोनों के पास द्वितीय स्तर की तलवार की मंशा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह उनके पास मौजूद युद्ध तकनीकों पर निर्भर करेगा, और जिसके पास उच्च गुणवत्ता की युद्ध तकनीक होगी, उसकी जीत की संभावना अधिक होगी। तो शायद यह लिन ज़ियुरान है। आपको किन योरान को बुरी तरह घायल करने के लिए इस्तेमाल की गई तलवार की तकनीक देखनी चाहिए थी, है ना? अगर किन योरान ने वह मध्यम श्रेणी का पृथ्वी रैंक कवच नहीं पहना होता, तो वह तुरंत नष्ट हो जाता। मुझे लगता है कि हम यांग ये को भी कम नहीं आंक सकते। भले ही यांग ये ने अब तक कोई चौंकाने वाली युद्ध तकनीक का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन किन योरान और ली जियानजुन दोनों उसके हाथों मारे गए। इस समय, अखाड़ा दो अत्यंत भयंकर और तीखे तलवार इरादों से भरा हुआ था। पूरा अखाड़ा एक अदृश्य श्रैडर की तरह लग रहा था जो लगातार आसपास की हवा को भी चीर रहा था। इसने उन गहरे लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जो मूल रूप से क्षेत्र के आसपास खड़े थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन दो तलवार इरादों द्वारा बनाए गए भयानक दबाव ने उन्हें अखाड़े के पास जाने की हिम्मत नहीं करने दी। जब से आरोही रैंकिंग शुरू हुई है, यह सबसे रोमांचक लड़ाई है। शाही महल की दीवार पर किंग यूनजी ने अखाड़े में दो आकृतियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तलवार दाव के दो प्रतिभाशाली लोगों के बीच लड़ाई, जिन्होंने तलवार के इरादे को समझ लिया है, वास्तव में आंखों के लिए एक दावत है। किंग यूनजी ने इस बार जानबूझकर थोड़ा जोर से बोला था, और इसने अन्य शक्तियों के सभी सदस्यों को उसे स्पष्ट रूप से सुनने में सक्षम बनाया। बेशक, कैफैंग ने यूहिंग की ओर देखा, और फिर वह मुस्कुराए और बोली, यांग ये और लिन ज़ियुरान दोनों ने इतनी कम उम्र में ही दूसरे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया है। अगर उन्हें प्रसिद्धि पाने के लिए समय दिया जाए, तो वे निश्चित रूप से भविष्य में असाधारण विशेषज्ञ बनेंगे। दुर्भाग्य से, उनकी दोनों आंखों में हत्या की मंशा छिपी हुई है। ऐसा लगता है कि उनमें से एक अखाड़े में मरने के लिए बाध्य है। यहाँ सभी महान हस्तियां मूर्ख नहीं थीं। अगर उन्हें अभी भी यह एहसास नहीं हुआ होता कि लिन ज़ियुरान और तलवार संप्रदाय के बीच किसी तरह का रिश्ता था, तो उन्होंने अब तक अपना जीवन वास्तव में बर्बाद कर दिया होता। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि लिन ज़ियुरान तलवार संप्रदाय का सदस्य था, इसलिए उन्होंने तलवार संप्रदाय के दुर्भाग्य पर इतना आनंद लिया। वे तलवार दाव में दो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और अगर वे दोनों प्रमुखता से उभरे, तो तलवार संप्रदाय के पास भविष्य में दो असाधारण विशेषज्ञ होंगे। फिर भी अब, तलवार दाव में ये दो प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में दुश्मन बन गए थे और एक दूसरे को मारने वाले थे। कहने की जरूरत नहीं है, तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी वास्तव में बहुत बड़ी विफलताएं थीं। इस समय, यूहिंग की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर और भी अधिक लाचारी थी। क्योंकि वह अखाड़े में मौजूद दो आकृतियों में से किसी को भी आदेश देने में सक्षम नहीं था। यांग ये अब तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था, जबकि लिन ज़ियुरान के पीछे दाववादी जुई खड़ा था। भले ही यूहिंग एक साथ दायरे का विशेषज्ञ था, लेकिन वह क्या कर सकता था? क्योंकि वे दोनों ही उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे। अखाड़े में, लिन ज़ियुरान की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी, क्योंकि उसने देखा कि उसकी तलवार की मंशा यांग ये से थोड़ी कमजोर थी। दर्शकों की नज़र में, वे बराबरी के लग रहे थे, लेकिन केवल वह जानता था कि उसकी तलवार की मंशा यांग ये की तलवार की मंशा का विरोध करने में थोड़ी असमर्थ थी, और उसकी खोज ने लिन ज़ियुरान को शर्मिंदगी से थोड़ा गुस्सा दिलाया।
क्योंकि अब तक उसे हमेशा यही लगता था कि अगर यांग ये ने तलवार के इरादे को समझ भी लिया होता तो भी यांग ये की तलवार की मंशा निश्चित रूप से उसकी अपनी तलवार की मंशा से कमतर होती। लेकिन अब जहां तक यांग ये की बात है तो इस समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत शांत थी। क्या मजाक है, मात्र दूसरे स्तर की तलवार की मंशा उसके लिए वास्तव में बच्चों का खेल थी। अगर यह कुछ ताकत और तुरुप के पत्तों को बनाए रखने के लिए नहीं होता तो वह तीसरे स्तर की तलवार की मंशा का उपयोग करके लिन जियुरान की तलवार की मंशा को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर सकता था। हालांकि वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि दूसरे स्तर की तलवार की मंशा पहले से ही लिन जियुरान से निपटने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उसने देखा कि लिन जियुरान की तलवार की मंशा शुद्ध नहीं थी। ठीक इसी समय लिन शियुरान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। अपने अंगूठे के एक झटके से काली लोहे की तलवार तुरंत उसके सामने चमक उठी, जबकि इसकी नोक सीधे यांग ये पर तान दी गई थी। उसने कहा, यांग ये, अगर तुम मेरे हमले से बच गए तो मैं, लिन शियुरान, हार मान लूंगा। उसका स्वर वीर भावना से भरा था। जब उन्होंने लिन जियुरान की बात सुनी तो आसपास के इलाके में शोर मच गया। लिन जियुरान अचानक इतना आश्वस्त क्यों हो गया, जबकि उन दोनों के पास दूसरे स्तर की तलवार की मंशा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह स्वर्ग रैंक की युद्ध तकनीक को अंजाम देने जा रहा है? अध्याय 256 क्या होगा यदि मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूं? यांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। वह कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकेगा, अकेले लिन शियुरान को ही छोड़ दे जो दाओवादी जुई का शिष्य था। दाओवादी जुई की ताकत और संसाधनों के साथ उसके शिष्य द्वारा विकसित युद्ध तकनीक कितनी कमतर हो सकती है? शायद लिन शियुरान के लिए स्वर्ग रैंक तकनीक का होना असंभव था, लेकिन एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी रैंक या उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक बेहद संभव थी। यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गहरी सांस ली और फिर उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत ही उमड़ने लगी। उसके बाद उसने कहा, आओ मैं देखता हूं कि वास्तव में कौन सी युद्ध तकनीक तुम्हें इतना आत्मविश्वास महसूस कराती है। हाहा, लिन शियुरान जोर से हंसा। वह कुछ देर तक हंसता रहा, फिर अचानक उसने अपने हाथ हिलाए और अपनी छाती के सामने एक अजीब सी मुहर बना ली। जैसे ही उसने मुहर बनाई, उसकी तलवार की मूठ से लेकर उसकी नोक तक सफेद रंग की तलवार की क्यूई की किस्में लगातार बहने लगीं। हालांकि जब तलवार की क्यूई की किस्में काले लोहे की तलवार की नोक पर पहुंची तो वे अजीब तरह से हिलना बंद कर दिया और फिर वे सफेद रोशनी की एक मुट्ठी के आकार की गेंद में बदल गईं। तलवार की नोक पर तलवार की क्यूई एकत्रित हो रही है। तलवार की क्यूई के हजारों धागे एक में बदल रहे हैं। जैसे ही उसने अखाड़े में लिन जियुरान की हरकतों को देखा, किंग यूनजी ने धीमी आवाज में कहा, यह तलवार की तकनीक है जिसके लिए दाओवादी जुई प्रसिद्ध है, अनंत फ्लैश तलवार। लिन जियुरान वास्तव में दाओवादी जुई का शिष्य है। क्या आश्चर्य है, इस तलवार की तकनीक की ताकत असाधारण है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि वह इसकी कितनी प्रतिशत ताकत प्रदर्शित करने में सक्षम है। युआन टोंग ने किंग यूनजी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा। बेशक यह असाधारण है। भले ही यह एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक है, लेकिन इसकी ताकत किसी भी तरह से उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक तकनीक से कम नहीं है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि लिन जियुरान ने तलवार की मंशा को समझ लिया है। इसलिए जबकि उसके लिए इसकी 100% ताकत को सामने लाना असंभव है, उसे कम से कम 70 या 80% शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। अन्यथा वह अभी जिस तरह से शेखी बघार रहा था वैसा नहीं कर पाता। किंग यूनजी ने उदासीन स्वर में कहा। युआन टोंग मुस्कुराया और फिर उसने कहा, मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि यांग ये इससे कैसे निपटेगा। जिस क्षण उसने लिन शियुरान को यह युद्ध तकनीक निष्पादित करते देखा, सुकिंगशी की सुंदर भौहें एक बार फिर से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में गहरी चिंता दिखाई दी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मार्शल अंकल जुई ने वास्तव में यह तकनीक लिन शियुरान को दी होगी। ताकत के मामले में अनंत फ्लैश तलवार को तलवार संप्रदाय की सभी पृथ्वी रैंक तकनीकों में शीर्ष स्थान दिया गया था। तो फिर यांग ये इसका विरोध कैसे कर सकता था? अखाड़े में लिन शियुरान की काली लोहे की तलवार की नोक पर प्रकाश की सफेद गेंद 2 सांसों से भी कम समय में मुट्ठी के आकार की गेंद से खोपड़ी के आकार की गेंद में बदल गई थी। प्रकाश की सफेद गेंद के भीतर निहित ऊर्जा बेहद भयानक थी और प्रकाश की गेंद के चारों ओर का स्थान लगातार हिल रहा था। यांग ये की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई जब उसने लिन जियुरान की काली लोहे की तलवार की नोक पर प्रकाश की गेंद को देखा। क्योंकि भले ही वे 30 मीटर से अधिक दूर थे, फिर भी वह प्रकाश की गेंद के भीतर निहित भयानक ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। यह कहा जा सकता है कि लिन जियुरान द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीक अब तक देखी गई सबसे भयानक युद्ध तकनीक थी। भले ही उसने अभी तक इस युद्ध तकनीक को लॉन्च होते नहीं देखा था, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे यह सब बता दिया था। यांग ये ने हल्के से मुंह से हवा बाहर निकाली और फिर अपनी कलाई को मोड़कर उसने वायलेट स्पिरिट को अपने बगल में जमीन में घोंप दिया। आसपास खड़े अनगिनत दर्शक यह दृश्य देखकर दंग रह गए। वह क्या करना चाह रहा है? हार स्वीकार करना। वायलेट स्पिरिट को जमीन में घोंपने के बाद यांग ये ने धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया,
जबकि उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गहन ऊर्जा उसकी मुट्ठियों पर ज्वार के पानी की तरह उमड़ पड़ी। टकराना। यांग ये के कपड़ों की आस्तीन के फटने से एक हल्की सी ध्वनि गूंज उठी और यांग ये की कांस्य रंग की भुजाएं दिखने लगीं। जैसे जैसे उसकी गहरी ऊर्जा उनमें निरंतर प्रवाहित होती गई, उसकी भुजाओं पर धीरे धीरे कई नसें दिखाई देने लगी जो छोटे छोटे सांपों की तरह लग रही थीं। कुछ ही समय में यांग यी की भुजाएं नसों से भर गईं, और यह बहुत भयानक लग रहा था। एक निश्चित समय पर लिन जियुरान ने अचानक अपने हाथों से आगे धक्का दिया, जो अभी भी पहले की अजीब मुहर को बनाए हुए थे। जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली लोहे की तलवार और खोपड़ी के आकार की सफेद रोशनी की गेंद तेजी से यांग ये की ओर एक प्रकाश की किरण की तरह चली। जहां भी वे गुजरे, अंतरिक्ष लगातार हिल रहा था, मानो वह टुकड़ों में बिखरने वाला हो, और जो ताकत उसने प्रकट की वह इतनी भयानक थी कि नीचे बैठे सभी दर्शक बेहद हैरान हो गए। यांग यी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी मुट्ठियां थोड़ी पीछे खींची, और फिर अगले ही पल अचानक उन्हें आगे की ओर पटक दिया। ड्रैगन अब्रेका। यांग ये की इस चीख के साथ ही हवा में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जो अचानक बिजली की गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। भीड़ चकित थी, और फिर उन्होंने यांग ये की स्थिति की ओर देखा। उन्होंने देखा कि ऊर्जा से बनी दो सुनहरी मुट्ठियां अचानक यांग ये के सामने आ गई थीं, और वे दो तोप के गोले की तरह थीं। वे एक पंक्ति में बाहर निकलीं और हवा में विस्फोट के साथ साथ वे काली लोहे की तलवार और सफेद रोशनी की गेंद की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ीं। जहां भी ये दो स्वर्णिम ऊर्जा मुट्ठियां गुजरीं, वहां से आसपास की हवा तुरंत ही सोख ली गई, यहां तक अंतरिक्ष में भी हल्के से विरूपण के चिन्ह दिखाई देने लगे। शाही महल की दीवारों पर बनी महान आकृतियों के हाव भाव तब बदल गए जब उन्होंने यांग यी को यह तकनीक करते देखा, और यह इस हद तक था कि बाई क्यूई और ली सी, जो इससे पहले सबसे उदासीन थे, के हाव भाव भी बदल गए थे। ड्रैगन अब्रेका वह युद्ध तकनीक थी जिसके लिए सम्राट जो इतने सालों पहले मशहूर थे। बेशक यह वह कारण नहीं था जिसके कारण उनके हाव भाव बदल गए थे, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि यांग यी को ड्रैगन अब्रेका तकनीक कैसे पता थी जो सम्राट जो की थी। अनगिनत लोगों की अचंभित निगाहों के सामने दो सुनहरी ऊर्जा मुट्ठियां प्रकाश की सफेद गेंद से टकराईं। एक पल की मौत भरी खामोशी के बाद टकराना। आकाश को हिला देने वाला एक बहुत बड़ा धमाका अचानक से अखाड़े में गूंज उठा। उसके बाद जैसे ही दो अद्वितीय क्रूर शक्तियां एक दूसरे से भिड़ीं, उन्होंने अपने भीतर मौजूद भयानक ऊर्जा को हिंसक रूप से छोड़ दिया। एक पल में अखाड़े की हवा में ऊर्जा की एक भयानक लहर दिखाई दी और यह पूरे अखाड़े में गूंज उठी। इसके अलावा यहां तक अंतरिक्ष भी वास्तव में भयानक ऊर्जा से इतना प्रभावित हुआ कि वह विकृत और धुंधला हो गया। इस बीच यांग यी और लिन जियुरान को ऊर्जा की भयानक लहर द्वारा तुरंत उड़ा दिया गया, और उसी समय जब वे उड़ गए, एक धमाके के साथ अखाड़ा गड़गड़ाया और एक बार फिर ढह गया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो भीड़ चकित रह गई। यह प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के गूढ़ व्यक्तियों द्वारा किया गया था। राजा रैंक के विशेषज्ञ भी शायद ऐसी भयानक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। अखाड़े के खंडहरों पर यांग ये और लिन जियुरान बिना हिले डुले पड़े थे। जब हर कोई सोच रहा था कि लड़ाई किसने जीती है, तो जमीन पर लेटे यांग ये ने अचानक धीरे धीरे उठना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने अपनी छाती पर मांस को चीरने वाली कई महीन चोटों को देखा, यांग ये ने राहत की सांस ली और कहा, सौभाग्य से मेरा भौतिक शरीर मजबूत है, अन्यथा मैं इन दो पृथ्वी रैंक तकनीकों के बीच टकराव की ताकत से लंबे समय तक गंभीर रूप से घायल हो सकता था। अपने शरीर को थोड़ा फैलाने के बाद यांग ये ने लिन जियुरान को देखा जो बिना हिले डुले जमीन पर लेटा था, और फिर उसकी नज़र बर्फीली ठंडी हो गई। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथ से इशारा किया, और वायलेट स्पिरिट तलवार जो ऊर्जा की लहर से उड़ गई थी, तुरंत वापस उसकी मुट्ठी में आ गई। उसके बाद वह धीरे धीरे लिन जियुरान की ओर चलने लगा। जब उसने यह दृश्य देखा तो यूहेंग की अभिव्यक्ति बदल गई, और अखाड़े के खंडहरों पर प्रकट होने से पहले उसकी आकृति चमक उठी। हालांकि जब वह यहां दिखाई दिया तो ली सी और बाई क्यूई दोनों एक ही समय में उसके सामने आ गए थे। एक साल यूहेंग, आपको असेंशन रैंकिंग के नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ली सी ने यूहेंग को देखते हुए कहा। यूहेंग ने जमीन पर लेटे लिन जियुरान की ओर देखा और कहा, वह हार गया है। यांग ये ने लड़ाई जीत ली है, उसने हार स्वीकार नहीं की है, ली सी ने उदासीनता से कहा। जब तक उसने हार स्वीकार नहीं की है तब तक प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है। बेशक यह पूरी तरह से अलग मामला है अगर यांग ये उसे मारने का यह अवसर छोड़ने को तैयार है। यूहेंग ने यह सुनकर यांग ये की ओर देखा और फिर कहा, यांग ये, तुम दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है ना? तुम्हें समझना होगा कि वह मार्शल अंकल जुई का शिष्य है, इसलिए उसे मारना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। उसे मारने से परहेज करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने कहा, इसके अलावा सीनियर यूहेंग, मैंने आपको बहुत समय पहले याद दिलाया था कि अगर आप नहीं चाहते कि तलवार संप्रदाय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दे तो आपको उसे सलाह देनी चाहिए कि वह मुझे नाराज न करे।
हालांकि उसने मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी चुना और मुझे मारने का इरादा किया। मुझे आपसे एक सवाल पूछने की इजाज़त दें, आपने उसे पहले सलाह क्यों नहीं दी? या शायद केवल वह, लिन ज़ियुरान, मुझे मार सकता है, लेकिन मैं, यांग ये, उसे नहीं मार सकता। यू हिंग ने जब यह सुना तो वह अवाक रह गया। शुरुआत में उसने लिन शियुरान को यांग ये के खिलाफ न जाने की सलाह दी थी। दुर्भाग्य से, लिन शियुरान ने उसकी बात नहीं मानी। वह इस बात से काफी नाराज था, लेकिन नाराज होने के बावजूद भी लिन शियुरान अंत में मर नहीं सका। जब यू हिंग कुछ कहने ही वाला था, यांग ये ने लीसी की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ ली, क्या मैं जारी रख सकता हूँ? लीसी ने यांग ये पर गहरी नजर डाली और फिर वह यू हिंग की ओर देखने के लिए मुड़ा और कहा, एक साल्ट यू, यह मंत्री इसे आखिरी बार दोहराएगा। कृपया तुरंत चले जाओ, अन्यथा मैं दया नहीं दिखाऊंगा। यू हिंग की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं चमक उठीं। हालांकि उसके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि लीसी निश्चित रूप से उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। एक बार जब लीसी और बाई क्यू ने हमला किया तो उनकी ताकत निश्चित रूप से उसे मौके पर ही मार डालने के लिए पर्याप्त होगी। इसके अलावा वह बिना किसी कारण के मर जाता, क्योंकि न केवल तलवार संप्रदाय उसके लिए बदला लेने से बचता, बल्कि उसे ग्रैंड किन साम्राज्य और अन्य 5 शक्तियों से माफी भी मांगनी पड़ती। यू हिंग ने यांग ये पर गहरी नजर डाली, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकती और मौके पर गायब हो जाती। यू हिंग के जाने के बाद बाई की, जो अब तक चुप थी, उसने अचानक यांग ये की ओर देखा और कहा, बच्चे, क्या तुम सच में उसे मारने जा रहे हो? यांग ये मुस्कुराया और फिर वह लिन ज़ियुरान की ओर चला गया, जो बेहोश हो गया था। चलते चलते उसने कहा, मैं क्यों नहीं करूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ऐसा न करूं तो वह मेरा आभारी होगा? वह तलवार संप्रदाय के दाववादी जुई का शिष्य है और तुम भी तलवार संप्रदाय के शिष्य हो। अगर तुम उसे मार दोगे तो न केवल तुम दाववादी जुई को अपमानित करोगे, बल्कि तुम पर यह भी आरोप लगेगा कि तुमने अपने ही संप्रदाय के दूसरे व्यक्ति को मार डाला है। यह इसके लायक नहीं है। बाईची ने कहा, प्रतिष्ठा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसी बात का क्या मतलब है? यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मेरी प्रतिष्ठा पहले से ही इतनी खराब है, तो क्या होगा अगर यह और भी खराब हो जाए? वैसे भी यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जहां तक दाववादी जुई की बात है, मेरा मानना कि एक जीवित प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा एक मृत व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब उसने यह सुना तो बाईची की आंखों में प्रशंसा की एक किरण चमक उठी और उसने यांग ये को देखा और फिर उसने कहा, यदि आप युआनटोंग के साथ लड़ाई में जीवित रहने में सक्षम हैं, तो मेरे रक्तपात शिविर में आएं और मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता हूं। बाई क्यूई की बात सुनकर ली सी के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। यांग ये ने अपनी तलवार घुमाए और वायलेट स्पिरिट लिन ज़ियुरान की गर्दन के पास से गुजरी, जिससे लिन ज़ियुरान का सिर तुरंत हवा में उड़ गया। यह सब करने के बाद यांग ये अचानक बाई क्यूई की ओर देखने के लिए मुड़ा और फिर बोला, क्या होगा अगर मैं पहला स्थान हासिल कर लूं? हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।